नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। कोरोना का कहर गुजरात में दिखाई दे रहा है। बात करते हैं गुजरात की तो स्टेडियम में मैच भी देखी पर शायद तब कोरोना नहीं था। चुनावी रैलियां देखी जिसमें शायद कोरोना नहीं था। अब बात निकली है चुनाव की तो आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी नाराज हो गए थे। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा था कि जब चुनावी रैलियां हो रही थी तब आप दूसरे ग्रह पर थे क्या? रैलियों के दौरान टूट रहे कोविड प्रोटोकॉल को आपने नहीं रोका। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के चुनावी रैलियां होती रही। आज के हालत के लिए आपकी संस्था ही जिम्मेदार है। कोरोना की दूसरी लहर के लिए आप जिम्मेदार है। चुनाव आयोग के अफसरों पर तो संभवतः हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। दरअसल ये घटना है मद्रास हाईकोर्ट की और इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। अब आ जाते हैं फिर से गुजरात पर। कल जब हमारे चैनल पर आम जनता जुड़ी जिन्होंने अपना रोष सरकार के प्रति जाहिर किया, जनता ने स्पष्ट कहा कि कहीं 3 दिन तक 108 नहीं आई, कहीं शमशान पर ताले लगाने पड़े क्योंकि शमशान के अंदर लाशें ही इतनी थी, वेटिंग ही इतनी थी कि नई डेड बॉडी को रखने की जगह नहीं थी। अंतिम विधि करने में तकलीफ, ऑक्सीजन न मिलने पर तकलीफ, वेंटिलेटर न मिलने पर तकलीफ और खास करके काफी लोग राजकोट से भी जुड़े जिन्होंने अपनी तकलीफें बताई। मुख्य प्रधान विजय रूपानी जी को कि जो कि राजकोट से है, लेकिन राजकोट वासियों ने मुख्य प्रधान के प्रति अपनी नाराजगी जताई। उनको लग रहा है कि महामारी में जनता को सुविधा देने में रूपानी जी नाकामयाब रहे। ये तो गुजरात के मुख्य प्रधान की बात हुई जो आम जनता ने हमें बताई थी। अब बात करें उप मुख्य प्रधान नितिन पटेल की तो जिन्होंने काफी अस्पतालों के दौरे किए थे, जो खुद अब कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सबसे पहले तो के न्यूज की तरफ से कहना चाहती हूँ कि के न्यूज नितिन जी के स्वस्थ होने की कामना करता है। वैसे तो उप मुख्य प्रधान का हेल्थ बुलेटिन भी अभी तक सामने नहीं आया, इसीलिए ज्यादा फिक्र भी हो रही है। पर अब फिक्र की बात करें तो आम लोगों के लिए फिक्र ज्यादा है क्योंकि वो आम है। शायद इसीलिए सरकार कुछ खास प्लानिंग करती नहीं दिख रही। पूछा तो ये भी जा रहा है कि प्रशंसा प्रेमी भाजपा के नेतागण जो एक सेब देकर 2 तस्वीर खींचते हैं, वो आज ऑक्सीजन, दवाई, बेड, ये सारी चीजों पर मौन क्यों है? वैसे जो जो थोड़ा बहुत काम कर भी रहे थे, कोई ऐसा नहीं कर रहे थे क्योंकि जनता का मानना है कि ये सब पैसा उन्हीं का तो है। आपको याद होगा कि मास्क में भी जो दंड लिया गया वो 1 अरब से ज्यादा था। पश्चिम बंगाल का चुनाव, आईपीएल, कुंभ का मेला और दिल्ली से मास्क पहनना, 6 फीट की दूरी की सलाह वगैरह वगैरह आपको याद ही होगा, लेकिन चारों बात पर उनका आचरण कहीं मेल नहीं खाता। कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि दम, छल, कपट, लालसा और अहंकार के बिना कुछ नहीं दिखाई देता। ढोंगापन का पता प्रजा को चल गया है और चांडाल जैसी मानसिकता खुलकर प्रजा के सामने आ गई है। ये सारे जो शब्द मैं प्रयोग कर रही हूँ, ये सारे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जनता बोल रही है। क्यों? क्योंकि जिन जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को ऑक्सीजन, दवाइयां, इंजेक्शन, हॉस्पिटल में बेड, 108 गाड़ी ना आना और शमशान में अपने परिवार के पार्थिव शरीर को लेकर घंटों खड़े रहकर वेट किया है, उन सभी लोग अब बद्दुआ दे रहे हैं। अब प्रश्न ये भी उठता है कि क्या आज की सरकार को दोबारा जनता चुनेगी? भाजपा सरकार को कोरोना कितना महंगा पड़ेगा, या तो सेवा यज्ञ जो चला रही है भाजपा वो जनता स्वीकार करेगी? प्रश्न अनेक है पर बात एक ही है कि आखिर कब तक जनता परेशान कब तक रहेगी और सरकार इस कोरोना को कब तक परास्त करेगी? तो यही हमारा आज का चर्चा का विषय है और इस चर्चा पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर मीना व्यास पटेल हमारे साथ जुड़ चुकी है। भाजपा की ओर से सत्येन कुलाबकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की ओर से अल्पेश पुरोहित हमारे साथ जुड़े हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से जगदीश पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। डॉक्टर मीना जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आप क्या कहना चाहोगी, आखिर कब तक जनता कब तक परेशान होगी? हाँ जी, इसकी लाइट लाओ तो।
लगता है डॉक्टर मीना जी किसी तकनीकी खामी की वजह से उनको आवाज नहीं मिल पा रही है। जगदीश जी मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। जगदीश जी आपका क्या कहना है कि आखिर कब तक जनता आखिर कब तक परेशान होगी? जी जलपा जी के जनता तो बहुत ही परेशान हो रही है, क्योंकि ये जो अपना दूसरा स्ट्रेन चला है वो एक आदमी को नहीं पूरे परिवार को जकड़ लेता है। तो कौन किसके लिए लाइन में खड़ा रहेगा, कौन किसकी क्या व्यवस्था करेगा, यही समझ में नहीं आ रहा है। और सरकार ने एक बाजू ऐसा निर्णय कर दिया है कि जो 108 से आएगा उसी को ये एडमिट करेंगे। तो ये ऐसा जी निर्णय नहीं होना चाहिए, इसको बदल तुरंत के तुरंत बदलना चाहिए। क्योंकि 108 से जाने वाला वहां पे 10-10 घंटे लाइन में खड़ा रहता है। कोई आदमी अगर सीरियस है और वो अपने जी प्राइवेट वाहन से अगर हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है तो उसको प्राथमिकता भी देनी चाहिए कि भाई उसको भी जिसकी तबीयत देख के उसको भर्ती करना चाहिए। क्योंकि आज ऐसा है कि 108 आए तो ही अपने भर्ती करेंगे, तो 108 आने में बहुत घंटे लग जाते हैं, कहीं कहीं 2-2 जी दिन लग रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि 108 आने की राह देखनी नहीं चाहिए। किसी प्राइवेट वाहन में भी कोई आता है तो उसको सारवार मिलनी जी चाहिए। अगर सारवार नहीं मिल रही है तो ये सरकार के खिलाफ देशद्रोह का गुना भी हो सकता है। क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी आदमी को प्राथमिक सुविधा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। आज अपने मानते हैं कि एपिडेमिक की एक बीमारी बहुत बड़ी है, इसके लिए हम सब लड़ने के लिए तैयार है, पर सरकार को भी ऐसे निर्णय नहीं करने चाहिए। क्योंकि जहाँ पे 108 लेकर जाना है, 108 वहां पे लाइन में खड़ी है, दर्दी जी तक 108 पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 108 के अलावा भी जो कोई दर्दी जा रहा है तो उसको भी सुविधा मिलनी चाहिए। मैं भाजपा के जो यहाँ प्रवक्ता बैठे उनके द्वारा अपने जी मुख्यमंत्री को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि जी ये निर्णय जो है, जहाँ पे आपको अगर शायद इसका अनुभव नहीं है, हमने हमारा दोस्त खोया है, 2 दिन पहले मेरे दोस्त की मौत हो गई है। और हमने बहुत सारे ऐसे किस्से भी देखे हैं कि जहाँ पे लोग लाइन में बैठे बैठे मर रहे हैं। आज जीएमडीसी ग्राउंड की बात कर लीजिए, जीएमडीसी जी ग्राउंड के बाहर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कोई क्लेरिफिकेशन भी हो नहीं रहा है कि भाई अभी एडमिट करेंगे कि नहीं करेंगे। कोई बोलता है चालू हो गई है, तो दर्दी बेचारे वहां पहुंच रहे हैं, तो वहां जी जो पहुंच रहा है उसको अंदर एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत अभी धंधाधुंधी चल रही है, तो इसको क्लेरिफाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और 108 वाला नियम है उसको तुरंत के तुरंत बदलना पड़ेगा, मेरी ये मांग है। जी सत्येंद्र जी आपका क्या कहना है? आखिरकार जनता कब तक परेशान होगी? ये पेंडेमिक परिस्थिति है और मैं आपके प्रवक्ता जी की बात को समर्थन करता हूं कि इस परिस्थिति में जितना हो सके, यानी अगर हम 2% या 3% काम कर रहे हैं तो 15% पे जाना चाहिए, 15% कर रहे हैं तो 50% और 50% कर रहे हैं तो 200% पे काम करना चाहिए। जी ये एक संयुक्त जवाबदारी अब खड़ी हुई है। पक्षा जी पक्षी का राजकारण करना वो चुनाव में हम लोग करते रहेंगे। मैं ये मानता जी हूं कि आप हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जो कोई भी नेतागण हो, जी जितना हो सके इस पॉइंट ऑफ टाइम प्रजा के हित के लिए जो हो सके वो जी कार्य हमें मिलके करना चाहिए। क्योंकि ये एक एक विपदा है जिसको अगर हम सहन कर पाए या इसको हम लोग देख पाए तो एक जनमानस को जो तकलीफ पड़ रही है उसके लिए जी हमें अविरत प्रयत्न करते रहना चाहिए। ये व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं। जी मैं मेरे कोई भी शब्दों को पॉलिटिसाइज न करते हुए जी दोनों पॉलिटिकल संगठनों से भी ये निवेदन करता हूं कि ऐसे वक्त में अगर हम लोग एक चीज कर रहे हैं तो आप भी दूसरे चीज में हमारे साथ जुड़िए। हम ना नहीं बोलेंगे। ये एक सभान कार्यकर्ता के हिसाब से आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं उनको निवेदन कर रहा हूं। जी मैं इसलिए ये निवेदन कर रहा हूं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम गुजरात सरकार या गुजरात की जनता की जो पीड़ा है उसको समझ के जो जितना हो सके उतना पॉजिटिव अभिगम रख के हमको कार्य करना चाहिए। ये जी पैंडेमिक ये सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं होते हुए, इंडिया तक सीमित न होते हुए विश्व फलक पर गई हुई है। तो जी अगर आप विश्व के बाकी सारे मॉडल्स को भी आप देखोगे तो मेरी बात को मानोगे कि सब जगह पर लोग इकट्ठा होके एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस कार्य में जुड़ा हुआ है और आने जी वाले दिनों में भी और ज्यादा समय, और ज्यादा खंत के साथ, और ज्यादा नैतिकता के साथ इस पूरे कार्य में जुड़ेगा। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। जी अल्पेश जी आपका और मैं आना चाहूंगी। आपका क्या कहना है कि आखिरकार कब तक जनता परेशान है? सबसे पहले तो मेरे साथी भाजपा में से बहुत अच्छी बात थी कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जी मेरे मैं उनको विनती करता हूं कि आप पाटिल जी को समझा दीजिए कि वो राजनीति ना करे इस पे। आप भारतीय जनता पार्टी को समझा दीजिए कि पूरा लिस्ट
डिक्लेयर कर जो काम गवर्नमेंट के साथ रहकर करना है उसे राजनीतिक अखाड़ा ना बनाए, और उसके पूरी तरह से मेरे पास एविडेंस है। इन लोगों ने सारे डिस्ट्रिक्ट में इंजेक्शन के लिए किसे मिलना है, ऑक्सीजन के लिए किसे मिलना है, ऐसे लिस्ट डिक्लेयर किए। पब्लिक जब कॉल करती है तो उन्हें ना तो पूरी तरह से आंसर मिलते हैं, ना उन्हें सपोर्ट मिलता है, ना व्यवस्था मिलता है। तो ये सारी चीजें सारी पार्टी के कार्यकर्ता, गुजरात की जनता ही है, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, तो वो अपने अपने हिसाब से सभी जगह पर लोगों की सहायता कर रहे हैं। लेकिन जी। सारे पूरे देश में कोरोना चल रहा है ना। महाराष्ट्र की सरकार में एनसीपी और शिवसेना कहां पर ये काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। राजस्थान में कहां कर रहे हैं, दिल्ली में कहां कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक स्टेज कोरोना को बनाकर इस तरह से राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ऑक्सीजन की कमी है, वो अस्पताल में भी है और सरकार के पास भी है, और कहां से कितना टन मंगाया मीडिया और सारी जनता जानती है। इंजेक्शन की कमी है और ब्लैक में हो रहे थे, मीडिया ने ही उसे प्रदर्शित किया। जी। तो जी। ये सारी चीजें सरकार को करनी है। तो जी। भारतीय जनता पार्टी की कार्यालय से जी। ओनली लिस्ट डिक्लेयर होकर जिस तरह से जनता को मिसगाइड किया जा रहा है, जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, भाई सरकार आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको प्रचार करने की कहां जरूरत है। अगर हम विपक्ष सरकार के साथ खड़े हैं, अगर हम लोग आपकी सहायता के लिए ना कुछ राजनीतिक करते हुए लोगों के लिए साथ में खड़े हैं, तो आप भी आइए। हम तो कितने दिनों से कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम आपके साथ क्यों नहीं बुला रहे हैं? क्योंकि आपको उसमें राजनीति दिखाई दे रही है। हम तो कह रहे हैं कि सरकार ने क्या काम किया, श्वेत पत्र बाहर लाइए, जिसकी जी। वजह से गुजरात की जनता जाने कि क्या हो रहा है। और मैं मीडिया को कहना चाहता हूं, आप पुराने वक्त में कांग्रेस की सरकार में चले जाइए। ऐसे ऐसे वक्त में जब सरकार खड़ी थी, इन्होंने विपक्ष में बिल्कुल ही सहकार दिए बिना खुलेआम सरकार का अपोज किया, तब भी सरकार ने कुछ नहीं कहा। पर ये लोग पॉलिटिकल ऑक्सीजन के डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमसे बॉटल मांगने का प्रेशर कर रही है। मैंने दिव्य भास्कर में आ चुका है और ये लेटर भी सोशल मीडिया पे रिलीज हो चुका है। तो मैं प्रेशर में काम नहीं कर सकता। अगर किसी की भी जान जाएगी तो ये जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी। ये सारी चीजें देखते हुए मुझे लग रहा है कि क्या ये गांधी और सरदार का गुजरात है। राजनीति करने के लिए चुनाव आएंगे, राजनीति करने के लिए और बहुत सारे स्टेज आएंगे। फिलहाल मेरे भाई, मेरे दोस्त ने जो सुझाव दिए हैं, मैं उसे तहे दिल से एक्सेप्ट करता हूं। हम तो ये कर ही रहे हैं और मैं मीडिया के आगे 10 बार की डिबेट में कह चुका हूं कि हम लोग तहे दिल से लोगों की सेवा में लगे हैं। पर कृपया मेरे भाई, मेरे साथी, भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को भी ये जरा समझा दीजिए कि राजनीति करने का वक्त नहीं है। ये लोगों को ऑक्सीजन देने का वक्त है, ये लोगों को इंजेक्शन देने का वक्त है, ये लोगों को बेड देने का वक्त है और ये लोगों के साथ खड़े रहने का वक्त है। मैं आपकी मीडिया से पूछना चाहूंगा, अगर मैं हेल्प करना चाहता हूं, जी मैं मेरे साथी को कहता हूं मैं आपके साथ हूं, मुझे बताइए इंजेक्शन मिलते कहां है, जी। मुझे बताइए बेड मिलते कहां है, मुझे बताइए ऑक्सीजन मिलता कहां है। ये जिम्मेदारी सरकार की इसीलिए है क्योंकि मेडिकल में हम डॉक्टर नहीं बन सकते। हम जिस चीजों को लीगलाइज, ऑक्सीजन लीगलाइज, इंजेक्शन, बेड, उसकी व्यवस्था मेडिकल सेक्शन ही कर सकता है। हम बातें कर सकते हैं, हम जाकर लोगों को आश्वासन दे सकते हैं, हम लोगों का खाना दे सकते हैं, पर उसके अलावा जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट और तंत्र के अलावा कोई नहीं कर सकता। उसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। डॉक्टर्स को काम करने दीजिए ना। डॉक्टर्स इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? आपने 6 इंजेक्शन के लिए मना किया, आज डॉक्टर ने इस्तीफा दिया, सारे मीडिया में चला है। आप डॉक्टर मत बन जाइए। मैं सरकार को विनती करना चाहता हूं, डॉक्टर्स को डॉक्टर्स रहने दीजिए। आप पॉलिटिशियंस हैं, आप सरकार में हैं, आप उसी तक रहिए। अगर आप डॉक्टर बन जाएंगे ना तो आज जो हालत है उससे भी बदतर हालत गुजरात की होगी। मेरा यही कहना है और इस वजह से आज गुजरात की हालत। अब गुजरात के लोग क्यों उंगली उठाते? ये वो गुजरात है
जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है। जी। ये वो गुजरात है जो शांति और सोने से सरकार के साथ रहता है। ये वो गुजरात है जिसने विकासशील गुजरात के नाम पर 25 साल से आपको बहुमती की सरकार के साथ बिठाया है। और आपके मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, जिन्होंने मीडिया चैनल में कहा था कि ट्रंप सर पटक रहा था, हमने उसको दवाई भेजी, हमने 1 करोड़ दवाई का स्टॉक किया है, हम सर्वनिर्भर भारत के आधारित वेंटिलेटर बना रहे हैं, हमारे पास खुद के वेंटिलेटर हैं। साहब तो वो कहां चले गए, कहां खो गए, कहां गुम हो गए, कौन ले गया, किसने चोरी की? मुख्यमंत्री जी बता दीजिए, हम उसको ढूंढ के ले आएंगे। पर मेरी गुजरात की जनता को बचा लो, उनको मरने से रोक लो, हम आपके साथ हैं। मैं फिर से दूसरी बार इसी मीडिया पे कह रहा हूं मेरे साथी को, मैं गीता की सौगंध खा के कह रहा हूं, आप जहां बोलेंगे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर हम खड़े हैं। हम विपक्ष की भूमिका में राजनीति नहीं करेंगे। कृपया आप एक बार आवाज कीजिए, सर्वदल की बैठक बुलाइए। अगर हमने साथ नहीं दिया तो गुजरात की जनता देख लेगी। लेकिन आप जिस तरह से गुजरात की जनता को गुमराह कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, कृपया बंद कीजिए, वरना ये भी गुजरात की जनता याद रखेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। जी जी। डॉक्टर मीना जी, आपका क्या कहना है, आखिरकार जनता कब तक परेशान हो? जी नमस्कार। पहले तो मैं के न्यूज़ के दर्शकों को और मेरे सारे पैनलिस्ट को और आपको नमस्कार करती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ, जी। पक्ष और विपक्ष दोनों का रोल इस समय इस महामारी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। विपक्ष की बात भी सुनी मैंने। विपक्ष जो आज कर रहा है, आप देखिए उसका परिणाम क्या आ रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। जी। जब से ये कोरोना महामारी आई है, तब से लेके मेरे पास बहुत सारे केसेस आए हैं। जी। अभी इस तरह की राजनीति जिस तरह से हो रही है, अभी ये समय नहीं है करने का। मैं दोनों की साइड से अब बताना चाहती हूँ। जी। पक्ष में जो है, उनको उनकी कमियों को स्वीकार करके जो भी जनता के लिए मैक्सिमम करना चाहिए। जैसे कि बेड नहीं मिल रहे, दवाइयां नहीं मिल रही है, 108 की जो इमरजेंसी वैन है वो नहीं मिल रही है, काफी टाइम लग रहा है। तो उसमें जो सजेशंस आ रहे हैं उसको स्वीकार करके उसको तुरंत काल में उसको अप्लाई करना चाहिए। जी। मैं विपक्ष की बात भी करना चाहूंगी कि विपक्ष जो जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, ये समय बिल्कुल ही नहीं है। देखो, बात करने का एक तरीका होता है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं। आपको पता है, कोरोना जिसको हुआ है, जिसको नहीं हुआ है, जी। और जो लोगों को अभी हॉस्पिटलाइज में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये तीनों की मानसिकता क्या है? आप किस तरह से का वातावरण क्रिएट कर रहे हैं? जी। हर चैनल में, हर डिबेट में पक्ष और विपक्ष की ये जो चर्चा चल रही है, लोग घर में बैठे हैं, देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। अभी जो मेरे पैनलिस्ट ने जो कहा कि जनता सब याद रखेगी, बिल्कुल याद रखेगी। ये समय चला जाएगा, इलेक्शन भी आएंगे, तब याद रखेगी। आप लोग विपक्ष को मैं ये विनंती करना चाहती हूँ कि अभी उंगली करने का नहीं, साथ मिलके सेवा करने का टाइम है। जी। कमियां है, कमी को पूरा करिए। विपक्ष को अभी ये जो चिल्ला के बोलते हैं, मैं हर जगह पे देख रही हूँ। विपक्ष का जो रोल होता है, वो एक चीज नहीं कर सकते कि जहां लोगों को महामारी हो रही है, दौड़ा भागी हो रही, तो वहां पे आपके जितना बन सकता है उतना आप उनकी हेल्प करिए। उनको जहां जरूरत है वहां पे आप फुलफिल करिए। जनता को सब पता है, जहां जिस एरिया के कॉर्पोरेटर है या जो जहां के जो नेता है, वो काम करेंगे तो जनता याद रखने वाली है। कमियां है, उसका ना नहीं है,
लेकिन विपक्ष को जिस तरह से सेवा करने का मौका मिला है तो वो जी करना बहुत जरूरी है। अगर जी ये नहीं हुआ, ये समय भी चला गया, तो आगे जनता क्या सोचेगी वो आप देखिए, और किस तरह का वातावरण क्रिएट किया जा रहा है। आप देखिए, लोग जी डर रहे हैं। लोग कोरोना से नहीं, कोरोना के होने के डर से डर रहे हैं। लोग जी सरकार से डरने लग जाएंगे। जी जिससे उम्मीद है उसी से डरना शुरू कर देंगे। ये कुछ करती नहीं है। जिस तरह से विपक्ष दिखा रहा है, जिस तरह से सवाल जवाब कर रहे हैं, जिस तरह से दिखा रहे हैं, उसमें यही हाल होने वाला है। वैक्सीन के ऊपर भरोसा नहीं छूटा जा रहा है, लोग वैक्सीन नहीं डलवा रहे हैं। ये एक रामबाण है। ये एक जी ऑप्शन है कि आपको कोरोना की वैक्सीन लगाओगे तो आपको जी आप सेफ रहोगे। उसके बाद भी होने वाला है तो वो बहुत कम क्वांटिटी में होने वाला है। जी तो आप जिस जनता की मानसिकता को किस तरह से तोड़ रहे हैं, मनोबल बढ़ाने की जगह के आप मनोबल तोड़ रहे हैं। सच दिखाना, सच जी बात करना, ये अलग बात है। और डराना, पब्लिक को आप जो भी बोलते हो सब पब्लिक देखती है, सब जनता देखती है, देखती है, समझती है, और सब जी याद भी रखेगी। हर एक घर में कोरोना है, हर एक घर में एक एक डेथ हुई है। लोग स्मशान जी में है, अब जो जिंदा है उसको बचाना क्या जरूरत है कि नहीं है? जी अब जिस तरह से वातावरण प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है लोगों को, जी यही बात हो रही है। सरकार कुछ करती नहीं है, सरकार कुछ करेगी नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं है। वैक्सीन ऐसा है, हॉस्पिटल ये है वो है। नहीं नहीं, कहीं कहीं कोई रास्ता निकलता है, निकालना चाहिए। और मैं पक्ष को भी बोल रही हूँ, जी पक्ष में जो है उसको भी बोल रही हूँ, सत्ता में जो है उसको भी बोल रही हूँ कि विपक्ष को साथ लेके काम करिए, जी ताकि जनता का कुछ भला हो। जी हॉस्पिटल्स बन रहे हैं तो साथ में इमीडिएट चालू करवाइए। जी अभी 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 एक सजेशंस आया था, और मैंने देखा कि बताया जी गया था कि जिस तरह से वैन की कमी है, 108 नंबर की वैन की कमी है, तो जी स्कूल की वैन, जो स्कूल के वैन होते हैं वो कम ऐसे ही पड़े हैं। उनके जो एम्प्लॉइज है वो घर पे बैठे हैं, क्यों ना उसको काम पे लगाया जाए। जी तो अच्छे अच्छे निर्देश देने चाहिए और सजेशंस लेने चाहिए। जी मेरा तो यही कहना है कि पक्ष और विपक्ष को मिलके अभी काम करने का पूरा मौका मिला है, और अच्छे बेस्ट से बेस्ट काम देना चाहिए। जी बिल्कुल कमियों को पूरा करना चाहिए। और जी लोगों को अभी पता नहीं है, गांव से जी लोग आते हैं, जी हॉस्पिटल के जी पास जाते हैं, जी पता नहीं है कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करना है। जी तो इसका भी गाइडेंस दीजिए, थोड़ा पॉजिटिव एटमोस्फियर भी बनाइए। जी सिर्फ उंगली करने से कोई मतलब नहीं है। जी अभी अभी देखिए, मैं आपको एक और भी बात बताना चाहूंगी जी कि जनता बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, ये दोनों जी विपक्ष में, आप पार्टी, सभी की बात कर रही हूँ, आज जी पूरी तरह से जोर लगा के एक ही काम कर रहे हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है। पर ये चीज जी कहाँ भी लेगी, किस तरह से ले सकते हैं, हम आपके लिए जी क्या कर सकते हैं, ये बात क्यों नहीं करते हैं? जी जिस तरह से जिस तरह से बात हो रही है, उस हिसाब से मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से माहौल बन रहा है, उस हिसाब से पब्लिक कोरोना से तो मरेगी, मर रही है, लेकिन जी इस तरह का डरावना जो बना रहे हैं कि ये जी स्मशान में ये है पर जो घर में जिंदा है उसके बारे में तो सोचो। जी जी बुजुर्ग जो है, जी डॉक्टर मीना जी, आप जो कहना चाह रही है वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि प्रश्न तो यही पूछा गया है कि आखिर कब तक, यानी ये उन पे डिपेंड करता है कि वो यहाँ पर क्या जवाब दे रहे हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि कई बार लोगों को वास्तविकता दिखानी पड़ती है, क्योंकि आंकड़े कुछ बताते हैं और असली तस्वीर कुछ और होती है। होता यह है कि आंकड़े को देख के लोग सोचते हैं कि इतनी भयानक स्थिति नहीं है, तो चलो हम कहीं पर घूम ही आते हैं, ठीक है, मास्क पहनने से क्या होगा, अभी कहाँ कोरोना है। क्योंकि चुनाव के तौर पर हम देख ही रहे थे जिस तरीके से कोरोना गायब हो चला था। डॉक्टर जगदीश जी जिस तरीके से बता रही थी डॉक्टर मीना, आप क्या कहना चाहेंगे जगदीश जी? और अभी अगर हम बात करें तो मद्रास की हाईकोर्ट ने भी जिस तरीके से फटकार लगाई है और चुनाव आयोग को प्रश्न पूछा है कि जहां पर चुनावी रैलियां हो रही थी तब कहां थे आप, यानी ये चुनावी रैली तो सभी पार्टी ने निकाली थी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या कहना है आपका? जी, मीना जी ने अपनी जवाबदारी बखूबी निभाई है। उन्होंने विपक्ष को भी बोला, पक्ष को भी बोला, तो मैं उनका गलत नहीं बता रहा हूँ।
उन्होंने जी जो सलाह दी है तो हम उसको भी मानते हैं। और कहीं ना कहीं जी वो बोलते हैं कि हमको पब्लिक के लिए काम करना चाहिए। तो हमारे सूरत के अंदर 27 जो कॉर्पोरेटर जीत के आए, उन्होंने अपने अपने एरिया में अलग अलग सभी जगह जी पे अपने आइसोलेशन सेंटर शुरू किए हैं। और वहां पे जी पब्लिक की इतनी सेवा की जा रही है कि आज वहां से पब्लिक को जो भी अपने वहां सेवा ले रहा है, तो उनको घर जाने में मुझे बहुत दिल से बता रहा हूँ मैं कि वहां से उनको रजा दी जा रही है, तो वो लोग आशीर्वाद देके जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो उनको घर जाने की इच्छा नहीं हो रही, इतनी अच्छी सुविधा दी जा रही है सूरत के अंदर। और अहमदाबाद के अंदर हमने एक इमरजेंसी के लिए एक ग्रुप बनाया हुआ है। वहां पे जी जिसको भी जरूरत हो तो उसके ऊपर वो लोग मैसेज करते हैं, और हम उसकी जिस तरह से मदद हो सकती हो तो हम उस तरह से उनकी मदद कर रहे हैं। जी और आपको मीना जी ने जैसे बताया कि कुछ सरकार को सजेशन देना चाहिए, तो सरकार जी के लिए मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि सरकार को एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी चाहिए जिसके अंदर कौन सी हॉस्पिटल में कितने बेड अवेलेबल है, कहाँ पे कितनी इमरजेंसी की सारवार मिलेगी, कहाँ पे जी ऑक्सीजन मिले चाहिए, तो कहाँ पे वो अवेलेबल है, कहाँ से क्या सुविधा मिल सकती है, वो पहले वो एप्लीकेशन में देख के फिर लोग अस्पताल जाए। क्योंकि वहां पे जब अस्पताल जाते हैं तो 4-4, 5-5, 6-6 घंटा वहां पे बाहर खड़ा रहना पड़ता है। जी उसके बाद पता चलता है कि यहाँ पे तो ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। तो उसी कारण बहुत बड़ी तकलीफ हो जा रही है। तो सरकार को भी एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी चाहिए ताकि सही जगह पे सही आदमी पहुंच जावे और उसको उसकी सुविधा मिले। और मैं कहना चाहूंगा जिस तरह से जलपा जी ये जी कोरोना फैला है, तो उसके लिए हम डरा नहीं रहे, हम लोगों को सावधान करना चाहते हैं। कहीं ना जी कहीं सरकार का भी हम कान खींचना चाहते हैं कि आपकी ये गलती है तो आप इसको सुधारिए। इसके लिए जी हमको बोलना पड़ता है। हम लोग कहीं पे गलत चीज मैसेज नहीं जाने देना चाहते। क्योंकि आज आज जी देखिए कि स्मशान में भी लाइन लगी हुई है, वहां पे अपने को बॉडी जलानी हो तो वहां पे 3,000 रुपया दो, 2,000 रुपया दो, यहाँ तक सिस्टम पहुंच गया है। कहने का मतलब अगर हम सरकार को नहीं बताएंगे कि ये चीज हो रही जी है तो जी सरकार को कैसे मालूम पड़ेगा। जी इसीलिए हमको बोलना पड़ता है। नहीं तो हम नहीं बोलेंगे तो सरकार बोलेगी कि विपक्ष ने बताया नहीं। हमको कहाँ पता था, विपक्ष को भी बताना चाहिए। इसीलिए हमको बताना पड़ रहा है कि ये चीज हो रही है। कहीं ना कहीं धांधली भी हो रही है, कहीं ना कहीं ब्लैक भी हो रहा है, रेमडेसिविर इंजेक्शन का ब्लैकमेलिंग भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा है। यानी इसीलिए हम लोग ये बताते हैं कि भाई ये चीज हो रही है। जी सत्येंद्र जी मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। क्या कहना चाहोगे सत्येंद्र जी, जब से देखा कि 900 बेड की जो अस्पताल शुरू कर दी गई, लोग काफी खुश थे, लेकिन फिर भी वेट किया गया कि कब इसका उद्घाटन हो, और उसके बाद भी जो दृश्य हमारे सामने आए कि ऑटो रिक्शा में जिस तरह मरीज ने दम तोड़ दिया, ये कहाँ तक उचित था? एक भी प्राण अगर गुजरात में जाता है तो वो किसी भी तरीके से सही नहीं है, और इसका मैं कोई डिफेंड करूंगा नहीं। बट इस जी तरीके की पेंडेमिक में अगर आप देखोगे तो आज ही पीएम केयर फंड से हर एक जिला में ऑक्सीजन सेंटर बनाने का जो प्रोविजनिंग किया गया है। जी जी आपने कल के दिन में देखा होगा कि 1 मई से 18 साल और उसके ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको मुफ्त में वैक्सीनेशन देने का कार्य होने जा रहा है। जी आप अगर उसके और अगर फिगर में जाते हैं तो 1,86,000 जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे गुजरात में सिर्फ वैक्सीनेशन ड्राइव में जुड़े हुए हैं 4,500 सेंटर के तहत। ये जी ये सब फिगर्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि एक विश्वास जो है वो लोगों में पैनिक खड़ा करने की जगह पर एक विश्वास हो कि भाई सरकार भी लगी हुई है इस पूरे मुहिम में। और जी किस तरीके से कल एक बुलेटिन हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का बुलेटिन निकलता है उसमें जी 2,600 बेड का गुजरात भर में आदरणीय सीआर पाटिल साहब जी के नेतृत्व में जी 2,600 बेड की तैयारी की गई। जी ऑक्सीजन के लिए सरकार ने परिपत्र किया है कि जो 70% ऑक्सीजन है इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन वो जी सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए रखा जाएगा। जो ऐसे मैंने आपको पीएम केयर की बात बताई, इस जी तरीके के जी अनगिनत अथक जी कह सकते हैं वैसे ऐसे बुलेटिन कार्य। से याद आया कि हमारे जो उप मुख्य प्रधान है नितिन पटेल, वो भी कोरोना से संक्रमित हो चले हैं, लेकिन उनका हेल्थ बुलेटिन कहीं नजर नहीं आया। उनका जो आरटीपीसीआर टेस्ट था वो पॉजिटिव आया है, वो जी आपके माध्यम से लोगों को पता चला है। बट जी उनका हेल्थ बुलेटिन किस वजह से बाहर नहीं आया वो एक बार चेक करने का विषय है। इसलिए जी कि हमारे लिए हर एक हमारा नेतृत्व है उनको अपने आप से ज्यादा प्रजा की ज्यादा चिंता रहती है। और इसका 2 या 3 उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। जी सीआर पाटिल साहब जब कोरोना ग्रस्त थे, उन्होंने वीडियो के माध्यम से जो 2 लोग थे उनको आर्थिक सहायता पहुंचाने का प्रयत्न किया। और ये कार्य करते वक्त हम लोग नहीं मानते हैं कि ये तो हमारा कर्तव्य है और ये हम लोग करते रहेंगे। आदरणीय सीएम साहब भी
आपको पता होगा कि वडोदरा में अपने बुखार होने की वजह से बावजूद भी वो अपने कार्य में जुड़े थे और फेंट होके गिरे जी थे। उनका ब्लड जी, प्रेशर का लेकिन कोई इश्यू नहीं था। नहीं, वो जुड़े थे, अच्छी बात है, उन्होंने पार्टी के प्रति सोचा, लेकिन दूसरे लोगों को क्या, जो क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना महामारी जिसमें 2 गज की दूरी का पालन ये खुद मतलब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं और सभी डॉक्टर भी बोलते हैं, तो वो कहाँ तक उचित था? मतलब अगर उनकी तबीयत खराब थी, उनके सिर पर जिम्मेदारी है इतने बड़े गुजरात की, तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। कहीं भी जो पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो इस महामारी के साथ साथ पार्टी के साथ भी जुड़ा हुआ है। उनकी जो जिम्मेदारी थी वो उस टाइम पर उन्होंने निभाते हुए, जब वो फेंट हुए उसके आधे घंटे में वो चल के अपने कॉन्वॉय के साथ निकले थे। मैं बड़ौदा में हुआ था ये चीज, तो मैं उनके साथ ही था। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब के साथ मैं उस वाक्य पर, उस जगह पर था। जी उनकी जो कटिबद्धता है, उन्होंने जैसे ही ये उनका जैसे ही तबीयत ठीक हुई, उन्होंने पहला वीडियो जारी किया और उस वीडियो में उन्होंने गुजरात के जो जो प्रजाजन है उनके हित की बात की है। ये इसलिए होता है कि हमारी जो जो परवरिश है, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की जो परवरिश है वो हमेशा प्रजालक्षी और प्रजा के लिए कटिबद्ध है, और वो आजीवन हमारी यही कटिबद्धता रहेगी। मैं आपके माध्यम से और ये जो मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इस परिस्थिति में जो भी भारतीय जनता पार्टी कर रहा है, जिस परिस्थिति में कर रहा है, आप ये मानोगे कि परिस्थिति, मैं वापस से पॉलिटिसाइज नहीं करूंगा ये बोल के कि नहीं नहीं सब ठीक है, सब ठीक नहीं है। ये परिस्थिति ऐसी है जो पैंडेमिक सिचुएशन कही जाती है, और इस पैंडेमिक सिचुएशन का जो व्याप लेना एक सुनामी की तरह ये आ रही है। सुनामी में कितना पानी कितने स्पीड से कितने डिस्टेंस तक कितने वॉल्यूम में आएगा, जैसे उसका ये पूरा मेजरमेंट लेना मुश्किल होता है। ये पेंडेमिक में हर एक चीज का मेजरमेंट लेना मुश्किल हो रहा है, और ऐसे परिस्थिति में भी सरकार अड़ीखम है कि वो कार्य करती रहेगी। और आने वाले दिनों में भी आपको जो जो जैसे इंजेक्शन के रिलेटेड जो भी थी उस पर काम चल रहा है, ऑक्सीजन रिलेटेड जो भी अछत कह सकते हैं जहां कम हुई है पूरे गुजरात में, उसके लिए भी वॉर फुटिंग बेसिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। और मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहूंगा कि जिस जिस कमिटमेंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, पूरी जनता जानती है कि ये पेंडेमिक है, और इस कमिटमेंट के साथ जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको वो लोग आदर के साथ देख रहे हैं। जी अल्पेश जी, अब आ जाते हैं मुद्दे पर। यहाँ पर बात हो रही है कि जनता परेशान हो रही है। ठीक है, विपक्ष का काम होता है सवाल उठाना, और विपक्ष जहां पर कमी रह जाती है सत्ता की वो लोगों के सामने भी लेकर आता है, लेकिन अब आगे क्या, मतलब आपको क्या लगता है कि आगे क्या सरकार को कदम उठाने चाहिए? क्योंकि मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी कह चुके हैं कि लॉकडाउन नहीं। अगर हम हाईकोर्ट की बात करें तो वहां से सुझाव आया था, और अभी लोग भी बोल रहे हैं कि एक छोटा सा अगर लॉकडाउन आता है तो शायद कोरोना की चेन को हम तोड़ पाए, लेकिन सभी फैक्टर मायने रखते हैं, स्थिति का एनालिसिस भी करना होता है। तो आपको क्या लगता है कि अभी आगे सरकार को क्या स्टेप लेना चाहिए? सबसे पहले तो मीनाक्षी जी ने बहुत सारा बड़ी बात विपक्ष के लिए बता दी, क्योंकि मीनाक्षी जो ऐसा लगा कि मुख्य धारा विपक्षी है, जो सत्ता पक्ष है वो नहीं है। मैं उनकी बात बुरा नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उनको बात कहना चाहता हूँ। जी सारी जगह पर मीनाक्षी जी ना हो तो कल आप आनंद भी आ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहाँ 24/7 क्या काम कर रहे हैं ना, वो आप देख लीजिए, और आपके वीडियो में रिकॉर्ड कर लीजिए, तो किसी और डिबेट में आपको पता चले कि विपक्ष किस तरह से जनता की जिम्मेदारी निभा रहा है। पर संवैधानिक पद के आधार पर सरकार की गलतियों को उजागर करना, उनको रोकना, उनको सही कहना, ये हमारी जिम्मेदारी है, और उसे हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दूसरी बात, हम सहायता करने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। बेड, ऑक्सीजन बिना के बेड जगह पर है। ओपनिंग जो सरकार ने किया वहां पर भी बेड है, लेकिन आज भी लोगों को एडमिट नहीं किया जा रहा। प्रॉब्लम्स है ऑक्सीजन का, इंजेक्शन का, और वेंटिलेटर का, और एम्बुलेंस का। करमसद मेडिकल, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल, बड़ौदा एसएसजी हॉस्पिटल, सूरत सिविल हॉस्पिटल, आप मेरे साथ चलिए। 8-8 घंटे, 9-9 घंटे 108 पैसेंजर को ऑक्सीजन के साथ बिठाकर खड़ी रही है, उसकी व्यवस्था नहीं है। मीनाक्षी जी, ये व्यवस्था विपक्ष या कोई कार्यकर्ता नहीं कर सकता, ये व्यवस्था सरकार को करनी पड़ती है, क्योंकि उसके प्रोटोकॉल होते हैं। हर जगह पर इकट्ठा होकर जाना
इस पैंडेमिक में ये बहुत ही खतरनाक है। हम लोग भी समझदारी से काम कर रहे हैं। जहां पर भी किराए के ऑक्सीजन मिलते हैं, जहां पर भी पैसों से ऑक्सीजन मिलते हैं, जहां पर भी इंजेक्शन मिलते हैं, आपको लिस्ट चाहिए तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। हम लोगों ने किस किस को तंत्र के साथ रहकर सहायता कर रहे हैं, और फिलहाल भी विपक्ष तंत्र के साथ, सरकार के साथ खड़ी है। हमारी जो बात है, हम जो चिल्लाकर कह रहे हैं, हमारा जो दर्द है वो ये है कि सरकार सबको साथ लेकर प्लान बनाना क्यों नहीं चाहती। अगर लॉकडाउन करना है तो हम कह रहे हैं मजदूर वर्ग, ऑटो चालक, कूली, जो ठेले वाले लोग हैं, उनके लिए आप एक पैकेज की व्यवस्था कीजिए, उनके लिए एक फैसिलिटी, सेवाभावी संस्थाएं, हम सब तैयार हैं। हम लोग उनकी सहायता करेंगे और साथ में स्टेप बाय स्टेप लॉकडाउन 7 दिन का या 5 दिन का दे सकते हैं। हम आपके साथ हैं, मना नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन बेड, एम्बुलेंस, आप कह रहे हैं लोग देख रहे हैं, लोगों के दर्द हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ मीनाक्षी जी, आप हमारे साथ आइए। मैं अभी भी 6.5 घंटे अस्पताल में था, मेडिकल अस्पताल यहाँ विद्यानगर। आप आइए, लोग रोते हैं, लोग चिल्लाते हैं, हमें बचा लीजिए, हमें ऑक्सीजन दिला दीजिए। मीनाक्षी जी, हम कुछ नहीं कर पाते। ये दर्द जो है ना, इस मीडियम के माध्यम से हम सरकार को जगाना चाहते हैं। हम उनके खिलाफ कोई ये बड़ी, और हम कहते हैं 1 साल दिया हमको कोरोना ने, 1 साल तैयारी करने के लिए। तब हम कहाँ थे? चुनाव में थे। तब हम कहाँ थे? एडवर्टाइजिंग में थे। तब हम कहाँ थे? रैली में थे। और मीनाक्षी जी, मैं विपक्ष की ओर से जो संविधान अधिकार दिया है ना, सरकार अगर नहीं सुनती तो विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर कहेगा, सुनिए सरकार, ये जनता मर रही है और उसे मुझे कोई नहीं रोक सकता है। हम साथ हैं, पर हम ऐसे भी साथ नहीं है कि सही बात ना बोलकर, खामोश रहकर उस गुनाह के हकदार बने जिससे जनता रो रही है। यहाँ जरूरत ऑक्सीजन बेड की है, वेंटिलेटर की है, एम्बुलेंस की है, उसके लिए सरकार बुलाए। और मैं आपको कहता हूं, आप राजनीतिक विश्लेषक है ना, आप मध्यस्थता कीजिए, आप मुख्यमंत्री से उनको कहिए सर्वे दल की बैठक बुलाए, और हम वहां पर संपूर्ण ईमानदारी से सरकार के साथ जो भी व्यवस्था करनी होगी हम उनके साथ हैं। हम राजनीति नहीं कर रहे, हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा एक एक साथी रात दिन लोगों के साथ खड़ा है। पर जहां मेडिकल, मैंने पहले भी कहा, जहां पर मेडिकल जरूरियात है, जहां जो डॉक्टर्स कर सकते हैं, जहां जो अस्पताल कर सकता है, वहां पर हमारे हाथ भी बंधे हुए, वहां हमें छूट दी जाए, हमें परमिशन दी जाए, हमें तंत्र भी सहयोग। हम 10-10 फोन करते हैं, डीडीओ को चार्ज दिया है, कलेक्टर को चार्ज दिया है, मामलतदार को चार्ज दिया है। मैडम, रात को फोन नहीं उठाते, 12-12 बजे तक आपको मैसेज और फोन कॉल बताऊं। आज भी रेडमिशियल इंजेक्शन जो है जिला पंचायत के डॉक्टर को दिए गए हैं, आपको मैं रिकॉर्ड दूं। एक दिन रात को 11:30 बजे एक खंबात पेशेंट था, एक मेडिकल पेशेंट था, एक आनंद पेशेंट था, और अभी भी कॉल चालू है। आपको तो रिकॉर्डिंग के साथ में वॉइस कॉल करूं, वो इंजेक्शन मांग रहा है। डॉक्टर ने कहा 600 का कोटा आया था अल्पेश भाई, 6 मिनट में खत्म हो गया, कल के बिना नहीं मिलेगा। और ये बात मैंने भाजपा के सांसद से भी की, उनसे भी रिक्वेस्ट की, भाजपा के और दोस्तों से भी रिक्वेस्ट की। हमने पॉलिटिकल नहीं किया, और मीडिया को पूछो, हमने किसी भी जगह पर उसका विरोध भी नहीं किया। हम ऐसी राजनीति नहीं करते। हमने कहीं पर लिस्ट जारी कर दिया, पार्टी के नाम पर सोशल मीडिया पे चला दिया, हम ये काम नहीं करते हैं। मैं के न्यूज के माध्यम से कहता हूं, सरकार को सबको साथ लेकर एक प्लान आउट करना चाहिए। हम 1 साल में इस महामारी से नहीं जागे, कहीं ना कहीं हमने उसको लिबरल लिया, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हमने इस कोरोना को साधारण लिया। 1 साल हमें जो मिला उसमें हम गंभीर नहीं हुए, और इसी की वजह से आज देश में ये परिस्थिति खड़ी हुई। और मैं गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे स्टेटों में ये परिस्थिति हुई, मैं क्लियर कह रहा हूँ। तो हमें उससे अब निपटना है। अब जो हुआ सो हुआ, पर अब जनता मर रही है, तो उसके लिए व्यवस्था में अगर हम ट्यूनिंग करेंगे, हम साथ मिलेंगे, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छी तरह से होगा। और विपक्ष का काम है कि सरकार के कान पकड़कर गलत हो रहा हो तो उन्हें जगाना, तो वो हम जरूरी करेंगे जब जब जरूरत पड़ेगी, और सरकार जब भी बुलाएगी हम तैयार हैं। उसके अलावा हमारे कार्यकर्ता जगह जगह पर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। हम प्रचार नहीं करते, हम काम करते हैं। जी। डॉक्टर मीना जी, आपका क्या कहना है? अगर बात की जाए तो जिस तरीके से शमशान के दृश्य सामने आते हैं
और फिर जो सरकारी आंकड़े आते हैं उसमें काफ़ी तफावत देखा गया है। अगर हॉस्पिटल में बात करो तो जिस हिसाब से डॉक्टर बताते हैं कि इतने मरीज हैं यहाँ पर, इतने लोगों ने जान गंवा दी, इतने लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, और कहीं कहीं पर तो देखा गया कि अस्पताल के डॉक्टर सोशल मीडिया पर वीडियो रख रहे हैं और मदद मांग रहे हैं कि ऑक्सीजन दे दो, हमारे यहाँ पर इतने मरीज आईसीयू में है, कहीं ना कहीं ये दम तोड़ देंगे अगर ऑक्सीजन समय पर नहीं मिला। आप खुद भी एक डॉक्टर है, आपका क्या कहना है? जी, मेरे भाई ने अभी जो बताया उसके ऊपर तो बहुत कुछ मैं कहना चाहती हूँ। शायद बहुत समय कम पड़ जाए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी मेरी साइड से कि कुछ बातें हैं। देखो, विपक्ष और मैं ना किसी पक्ष की नहीं हूँ। मैंने जो फेस किया है, मैंने जो देखा है, मैं जो देख रही हूँ, जो महसूस कर रही हूँ। आप मुझे कह रहे हैं कि स्मशान की बात करेंगे, तो मैं उनकी बात करूंगी जो जिंदा है, जी। स्मशान तक पर पहुंचे हैं। आपको नहीं लगता कि जो लोग मैं जिंदा बता है, रही अगर हूँ उनको मैम, असलियत पता चलेगी तो वो और ज्यादा जागरूक होंगे, गंभीर होंगे? देखिए अगर हम कहीं पर बोल देंगे यहाँ पर खड्डे ही नहीं है, तो लोग बेफिक्र होकर वहां पर व्हीकल लेकर जाएंगे, चलेंगे। एंकर मैम, लेकिन मैं अगर आपको किसी एक को बात, डेंजर जोन दिखा दिया गया, वास्तविकता दिखा दी, प्रश्न ये है कि आंकड़े क्यों मतलब छुप रहे हैं, ऐसा लग रहा है, और ऐसा लग क्या रहा है, ये तो जाहिर ही हो चुका है। प्रश्न ये है कि देखिए सच्चाई क्यों नहीं सामने आती? मैं हमारा काम मैं है सच सामने लाना। मैं आप बता रही जिंदा मैं नहीं, बता नहीं, रही आप सुझाव दे सकते हैं, जो लोग जिंदा है आप बिल्कुल सुझाव दे सकते हैं। मेरा प्रश्न सिर्फ उनको इतना ही बचाना है है। कि क्या उनको बचाना है, लेकिन उनको वास्तविकता का ध्यान भी कराना है कि आप मैम जागिए मैं कि स्थिति कितनी गंभीर है, आपको कितना ज्यादा संभलना है। जी एंकर मैम, मैं आपसे यही बताना चाहती हूँ। मैं आ रही हूँ, मैं वहीं पे आ रही हूँ। जी जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि जी देखिए, 1.5 साल हुआ कोरोना आए, 1.5 साल से ऊपर हो रहा है, और उसमें फेस टू फेस पहले 3 महीने हमको कुछ पता नहीं था, लॉकडाउन हुआ, और उसके बारे में तो हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। मैं मेरी साइड की बात कर रही हूँ कि बहुत कुछ समझाया गया, सिखाया गया, बताया गया। अभी का रिसेंटली जो फेज है कोरोना का, जिस तरह से कि कहीं सिम्टम्स दिख ही नहीं रहे। 3 चीजें करनी है, मास्क पहनना है, हाथ सैनिटाइज करना है, और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। ये 3 चीजें हम 1.5 साल से बताते आ रहे हैं, ठीक है, और सिखाते आ रहे हैं। लेकिन ये जो आंकड़े की बात है, जो स्मशान में डेड बॉडी की बात है, ये बार बार यही चीजें करते रहेंगे। घर में बूढ़े बुजुर्ग जो है, उसकी मेंटल हालत क्या होती है, जो महिलाएं हैं जिसके पति घर पे बैठे हैं, जिनकी इनकम बंद हो चुकी है, उनके ऊपर, उनके दिमाग में ऐसी ऐसी पब्लिक बहुत है, और बहुत सारे केसेस मेंटल प्रॉब्लम से आते हैं मेरे पास। जी मैं और मैं राजनीति आपकी की बात बात समझ करें सकती हूँ मैं, कि एक आप बात बात और कर रही है पॉजिटिविटी की, यानी हकारात्मक की, पर कोरोना हकारात्मक ना हो जाए वो भी तो ध्यान एक रखना है, ताकि जागरूक करना यस मैम, लोगों को जरूरी है। एक और आप बात, जो एक बात और करिए, मैं मानती हूँ कि प्रॉब्लम एक और अगर, बात लेकिन बात यह है कि प्रॉब्लम दिखाई जाएगी तब सॉल्यूशन आएगा ना। मैं वही कह रही हूँ, प्रॉब्लम तो हमारे सामने है ही, सब देख ही रहे हैं। रोज आप 8 बजे चैनल चालू कर दीजिए, सब जगह पे बता ही रहे हैं। लेकिन अभी जरूरत है, मैं सच कह रही हूँ, अभी जरूरत है थोड़ा पॉजिटिव माहौल करने की। जी मैं झूठ बोलने की बात नहीं कर रही हूँ, जो जी फैक्ट है वो फैक्ट है। जी सरकार की कमियां है, कम पड़ रही है, वो बात सही है, मैं जी मानती हूँ। लेकिन जी कुछ सॉल्यूशंस की बात करें, कुछ जी अच्छी चीजें भी हो रही है वो जी बात करें, कुछ जी कोशिशें भी हो रही आप है वो जी बात करें, जी कुछ किसी का मोरल ना टूटे। डॉक्टर्स लोग हैं, इतनी जी 1.5 साल से काम कर रहे हैं, उसका जी मोरल तोड़ने की कितनी जी, बार लेकिन कोशिश करी गई, बात यह है कि कहीं ना उस कहीं पर अगर जैसे हाथ हम उठाया दिल्ली की गया। बात करें या और भी राज्यों की बात करें, तो जहां पर वैक्सीन के डॉक्टर खिलाफ खुद लोगों अपनी को किया जब गया। जान गंवाते हैं ना कोरोना में, तब बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि मैं कई जगहों पर इसीलिए बोल रही पीपी हूँ, किट इसीलिए की मैम, मैं गुणवत्ता इसीलिए अच्छी बोल नहीं रही हूँ होती। कि मैम, विपक्ष का जो रोल होना चाहिए था, मैं बता रही हूँ कि विपक्ष का जो रोल होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उन्होंने वैक्सीन के खिलाफ मार्केटिंग करी। जी, वो बिल्कुल गलत ये था। तो ये जी पार्टी की जी वैक्सीन है, नहीं लगाना है। जी बिल्कुल नहीं, वो बड़े तो बड़े गलत ही नेता है। ने बोला जी है जी ये नहीं होना चाहिए।
जी, किसी भी राजनीतिक मतलब उस तरीके की बात नहीं आनी चाहिए, लेकिन हाँ, जहां पर कमी रह गई वहां पर बोलना तो बनता है। यस जगदीश जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, अगर बात की जाए, जैसे हम बात कर रहे हैं कि पूरे भारत देश में और पूरे विश्व में हम कोरोना देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ आगे करना चाहिए? जैसे ऑक्सीजन की कमी है, हम अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन की जब तक बात है, तब तक कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन का अभाव है, उसकी वजह से ये दृश्य सामने आए। जी, बहुत अच्छी जी बात करी आपने। जो बोले वो सही, एकदम सही बात बोली है। सरकार को मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि एक एप्लीकेशन बनाई जाए सिंपल। उसके जी अंदर कहाँ पे हॉस्पिटल में बेड खाली है, कहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में बेड है, कहाँ पे आईसीयू के साथ में है, एक सुविधा बनाई जाए, एक एप्लीकेशन बनाई जाए ताकि तात्कालिक 108 वाला भी एक उसको देख के दर्दी को वहां पहुंचा दिया जाए। तो इसके कारण बहुत सारी सुविधाएं बढ़ जाएगी। અને कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन की जगह जो लाइन जी लगी हुई है तो वो लाइन के में भी कमी आएगी और सही जगह जी पे पेशेंट पहुंच जाएगा तो उसकी जान भी बच जाएगी। मैं मीना जी ने जो बोला ना कि विपक्ष कहीं ना कहीं दुष्प्रचार कर रहा है, तो मैडम हम दुष्प्रचार कहीं पे भी नहीं कर रहे हैं। हम पूरे दिन जब से कोरोना आया है, पूरे जब से स्टार्ट हुआ तब से पॉजिटिव बातें ही कर रहे हैं। हम पक्ष को आईना दिखा रहे हैं। वो लोग सत्ता में है फिर भी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम दिखाना चाहते हैं कि आपने ये काम बराबर नहीं किया। इसके लिए अने आपको नहीं मालूम है शायद हमने हमारे फैमिली मेंबर को खोया है, हमने हमारे दोस्तों को खोया है। ये बीमारी में लोग मर रहे हैं ना, उसका परिवार जानता है, उसका दर्द उसका स्नेही जानता है। दूसरे लोग को वो लोग खाली बातें करनी है, कुछ नहीं है कुछ नहीं है। अरे जो लोग मर रहा है उसके घर जाके देखिए उसकी हालत क्या हो रही है। उसका पूरा परिवार कोरोना से जकड़ चुका है। किसको कौन अस्पताल ले जाए वो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे मदद करने के लिए पूरा तंत्र कोई बैठा नहीं है। जहाँ फोन करते हो स्विच ऑफ फोन आता है, जहाँ फोन करने का होता है वहां जवाब नहीं मिल रहा है। 108 बुलाते 2 दिन तक 108 नहीं आ रही है। हमको बोलना पड़ता है मैडम, इसीलिए बोलना पड़ता है क्योंकि वहां पे सुविधा नहीं मिल रही है, इसके लिए बोलते हैं। बाकी हमको चिल्लाने का शौक नहीं है। हम अभी कौन सा चुनाव आ रहा है तो हम लोग राजनीति कर रहे हैं। अभी कौन सा चुनाव अभी आ रहा है? राजनीति करने के बहुत सारे दिन है। हम लोग को बताना है कि जनता को सुविधा मिले। हम लोग बोल रहे हैं कहीं ना कहीं स्मशान में लाइन लगी है, ऑक्सीजन की लाइन लगी है, अस्पताल में लाइन लगी है, 108 के लिए लाइन में लगी हुई है और आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आपने विपक्ष के लिए तो बहुत सारी बातें बोल दी, पक्ष के लिए कुछ एक शब्द भी नहीं बोला। ऐसा क्यों? आप अगर दोनों तरफ से बोलना चाहते हैं तो आप विपक्ष के साथ में पक्ष को भी बोलिए ना मैडम। हमको तकलीफ हो रही है इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं मैडम। हमको कोई मैंने शौक नहीं पहले है भी यहाँ कहा के सब बोलने का। कि मैं किसी पक्ष की नहीं हूँ। मैंने मैंने मैडम आप सरकार पक्षी को नहीं भी है तो आप दोनों को बोलिए ना। आप खाली एक बाजू मैंने बोल रहे दोनों हैं को बोला, कि आपने सुना विपक्ष नहीं। ने ऐसा किया, विपक्ष ने कुछ नहीं किया आपने है। सुना मैडम नहीं। विपक्ष तो मैडम विपक्ष तो उनका ध्यान बटा रहा है कि भाई आप ये चीज कीजिए, यहाँ पे आपने लाइन सुना लग रही नहीं, है, मैंने यहाँ पे सरकार ऐसा को हो भी रहा बोला है, है। इसके लिए कैसी सब बात कर तकलीफ रहे है। हैं आप? कैसी आप बात जो कर रहे हो क्या सुनाई मैडम? जी सही बात बोल रहा सत्यन हूँ जी, ना। मैं आप आपकी ओर आना आपको चाहूंगी। तटस्थ रहना चाहिए। समय का थोड़ा अभाव है। सत्यन जी, मैं अब आपकी ओर आना चाहूंगी। अभी अगर हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि ये चीज की कमी है, वो चीज की कमी है, आपने बताया कि सरकार आगे कदम भी उठा रही है, लेकिन अगर कोरोना की स्थिति को देखा जाए तो पहले ये था हमारे साथ, जब पहली बार लॉकडाउन आया, कि तब हमारे लिए कोरोना नया था, हमें पता नहीं था कि इसकी दवाई क्या है, इसके लिए क्या करना है, इसीलिए लॉकडाउन एकमात्र विकल्प था। अब ऐसा है कि जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि लॉकडाउन जो है वो हमारा अंतिम विकल्प है, और भी विकल्प है। लेकिन ये 1 साल मिला तो फिर से ये दूसरी लहर आ गई। अगर हमने और तैयारी की होती स्वास्थ्य से संबंधित तो शायद इतनी खराब सिचुएशन नहीं होती। ये जो दूसरी लहर है उसका जो स्ट्रेन है जी वो स्ट्रेन पूरे अलग है जो पहले पेंडेमिक के दौरान था। ये बात को आप मेरी मानोगे। जी इसमें मल्टीपल यानी ये जो है वो मोर और जी लेस एयरबॉर्न कहते हैं, जी हवा से जी, ज्यादा फैल पर रहा ये है। रिपोर्ट्स तो पहला 4-5 जो महीने स्ट्रेन पहले था, भी सामने आई थी कि एक नया स्ट्रेन आ रहा है और पहला इसकी जो दूसरी लहर में भारत देश में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। तब सरकार ने अगर इस पहला जो रिपोर्ट के स्ट्रेन प्रति था ध्यान दिया होता तो। जी पहला जो स्ट्रेन था वो सरफेस से स्प्रेड हो रहा था। दूसरा जो स्ट्रेन है वो एयरबॉर्न हो रहा है। एयरबॉर्न जो भी स्ट्रेन हो वो ज्यादा खतरनाक है और इसकी वजह से मल्टीपल केसेस एक ही घर में आप देखोगे तो 2 केस 3 केस 4 केस, पूरे 5 लोगों के परिवार में 4 लोग 3 लोग इस तरीके से ये लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके का स्ट्रेन इतना प्राण घातक होगा। देखो, सरकार में बैठ के निर्णय करना, उसके साथ कार्य करना
और किसी चीज का घर में बैठ के अवलोकन करना, इसमें बहुत फर्क रहता है। जी मैं वापस से कहूंगा कि ये जिस जो परिस्थिति है या जिस तरीके का वातावरण है, जी उसमें और ज्यादा मेडिकल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। मेडिकल मैनेजमेंट में ऑक्सीजन होगा, इंजेक्शन होगा, वैक्सीनेशन होगा, बेड्स होंगे। और सिर्फ बेड्स नहीं, जी कई जगह हमारे ध्यान में जी भी आया है जी कि सत्येंद्र जी। जहां बेड है जी वहां पर सिर्फ आइसोलेशन बेड खड़े करने से अब नहीं चलेगा। वो आइसोलेशन बेड विल बी प्रोटेक्टेड और विल बी गिवन विद ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, बाईपैप ऑल्सो। जी तो आपने ये सही तीनों बोला, चीज का सुविधा को समन्वय अपडेट हम लोगों ने करने खड़ा की कर। काफी जरूरत है। हमारे साथ जुड़ चुकी है प्रगति आहिर जी, हमारे साथ जुड़ चुकी है। अब प्रगति जी से हम बात करेंगे। प्रगति जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है के न्यूज में। क्या कहना चाहोगी आप? आज का हमारा मुद्दा है कि जनता आखिरकार कब तक सहन करे। हर बार भारतीय जनता पार्टी के 7 साल में जनता ने सिर्फ सहन ही किया है। नोटबंदी से लेकर आज स्मशान तक की जो लाइनें लगी है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में दिखी है। बड़ी बड़ी जी बातें करती है भारतीय जनता पार्टी। अभी सत्येंद्र जी ने अच्छे से बोला कि गवर्नमेंट का काम करना और घर में बैठ के बोलना दोनों अलग अलग बातें होती है। तो जब कांग्रेस पार्टी जब रूलिंग में थी तब भारतीय जनता पार्टी वाले घर में बैठ बैठ के जो आरोप लगा रहे थे, 1 रुपया गैस का भाव बढ़ता था तो गवर्नमेंट को ब्लेम करते थे। आज देश की परिस्थिति देखो, जिस जनता ने इसको 303 सीट में लोकसभा चुन के दी है, गुजरात के अभी के हालांकि चुनाव में जो पंचायत के चुनाव थे उसमें सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उसका रिजल्ट आज प्रजा भुगत रही है। प्रजा जी को पता है उसको 5 जो प्राथमिक जरूरियात है प्रजा की, बेड जी नहीं मिल रहा है, मेडिसिन नहीं मिल रही है, इंजेक्शन, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर, इन जी 5 कमियों की वजह से जो प्राथमिक जरूरियात हर एक स्टेट में मिलती है वो नहीं मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से आज स्मशान में इतनी लंबी लाइनें पड़ी है। आप भी अपने टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हो कि रास्ते पे लोग पड़े हैं, उसको जी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। कितने परिवारों ने अपने स्नेहीजनों को गुमाया है। इन गवर्नमेंट का कोई निर्णय शक्ति नहीं है, कोई आयोजन नहीं है, उसका भोग गुजरात की प्रजा बन रही है और पूरे भारत देश की प्रजा बन रही है। इन लोगों को अच्छे अच्छे बड़े बड़े भाषण देना आता है। 13 महीना मिला था, 1 साल और 1 महीना उससे ज्यादा जी इन लोगों को मिला, फिर भी इन लोगों ने क्या आयोजन किया? चुटनियां की, जहां पे विपक्ष की गवर्नमेंट थी वहां पे जाके खरीदारी करनी थी, सौदेबाजी करनी थी। और देश के लिए, लोगों के लिए क्या किया उन लोगों ने? इलेक्शंस किए, कुंभ मेला किया। कुंभ मेले की अभी जरूरत थी? ये लोग बोल सकते थे कि कोरोना का काल चल रहा है, मैं भी धार्मिक हूँ। हम जी गुजरात की, भारत की पूरी जनता है वो भावनात्मक रूप से भारत के साथ में जुड़ी है, धार्मिक है, पर सबकी सेहत का विचार भी गवर्नमेंट को करना होता है। जी कांग्रेस पार्टी जब रूलिंग में थी तभी ऐसे कई रोग आए थे, प्लेग रोग आया था जो आज जड़ मूल से नहीं है। पोलियो, जो आज एक भी पोलियो का केस नहीं है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से काम किया था। तब भी ये लोग ब्लेम कर रहे थे कि गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, पर आज भारतीय जनता पार्टी तो हर एक लेवल पे फेल हुई है। जी आज की परिस्थिति देखो, हर एक घर में, सत्येंद्र भाई खुद बता रहे हैं कि हर एक घर में 3-3, 4-4 केसेस है। तो आप 13 महीने से क्या कर रहे थे गुजरात में? यहाँ पे जी बहुत सारी हॉस्पिटलों में ऐसे बेड खाली पड़े हैं पर लोगों को एडमिशन नहीं दिया जाता है। आज ही नया रूल आया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो सकता है। जी अहमदाबाद का सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद में एडमिट हो सकता है, उसका आधार कार्ड का जहाँ पे एड्रेस होगा वहीं पे एडमिट हो सकता है। तो अभी भागला पाड़ो, राजनीति करो, ऐसा नियम करना है। अभी ऐसा करना है कि लोगों की सेहत के बारे में सोचना है कि अहमदाबाद में जी खाली बेड है तो चलो वहां पे कोई भी आएगा तो उसको बेड मिलना चाहिए, उसकी जिंदगी की कीमत होनी चाहिए, नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हर एक पॉइंट में अपनी राजनीति करनी चाहिए। मानवता जी का भी धर्म दिखाना चाहिए। ये लोग राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे थे पर उसको ये जी नहीं पता था कि हॉस्पिटल की सुविधा बनानी चाहिए। 1 लाख प्रेक्षक समा सके उतना बड़ा स्टेडियम बनाया अहमदाबाद में, पर इन लोगों को ये नहीं पता चला कि 1 साल हो गया, कोरोना जैसा काल चल रहा है, तो हम ऐसी हॉस्पिटल्स ऊभी कर दे कि जहाँ पे लोगों को बेसिक जरूरियात मिल सके। मैंने कितने लोगों को जी देखा है कि जिन लोगों को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसकी डेथ हो गई है।
जी उसको वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से उसकी डेथ हो गई है। कितने लोगों को हमने मीडिया के थ्रू भी देखा है कि रिक्शा में, रास्ते पे उसको कोई बेड भी नहीं मिल रहा है, उसकी जी वजह से उसकी डेथ हो रही है। और ये गवर्नमेंट हाई कोर्ट के बार बार बताने के बाद भी ये लोग आंकड़े छुपा रही है। स्मशान में इतनी लंबी लाइनें देख रहे हैं, स्मशान की जो जी भट्टी होती है ना, वो भी अभी बोल रही है कि अब हमें भी ताकत नहीं है, पर जी फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी के जमीर को असर नहीं हो रहा है। मानवता धर्म की बातें करते हैं, धार्मिक धार्मिक लेवल पे जाके जो भारत के देश के लोगों का जो भावनात्मक स्वभाव है, उसके साथ में ये भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। जी 70 साल सत्येंद्र में जी। कांग्रेस ने जी क्या किया? नहीं 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 नहीं, मुझे बताने दीजिए। ये लोग बहुत जी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस जी चंद्र तक पहुंची थी, मंगलयान तक पहुंची थी, इतना डेवलपमेंट हुआ था। जब आजादी के बाद में देश में सुई नहीं बनती थी, उसके बाद में एजुकेशन लेवल, उद्योग लेवल, हर एक लेवल पे भारत देश ने प्रगति की थी। पिछले 7 सालों में क्या हुआ? नोटबंदी से लेके आज स्मशान तक लंबी लंबी लाइनें हैं, इंजेक्शन के लिए लाइनें लग रही है, इंजेक्शन नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन इंजेक्शन के ब्लैक मार्केट चल रहे हैं, और ये गवर्नमेंट फिर भी चुप है, जैसे कि उसकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। प्रजा ने वोट दे दिया, इलेक्शन का टाइम था, बड़े बड़े भाषण किए, बड़े बड़े वायदे किए, इलेक्शन खत्म हो गया, प्रजा अपनी जगह पे, हम अपनी सत्ता में। बस सिर्फ और सिर्फ यही करना है। अभी लोगों की जान जा रही है, दवाइयां नहीं मिल रही है, और ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। अभी लॉकडाउन जरूरी है, जब जी लॉकडाउन नहीं करने की जरूरत थी, 300 केस थे पूरे भारत में, तो इन लोगों ने लॉकडाउन कर दिया। अभी 3.5 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं, पर लॉकडाउन की सोच नहीं रहे। अगर सोचेंगे तो लोगों को राहत पैकेज देना पड़ेगा, लोगों को खाने का फूड देना पड़ेगा, लोगों के बैंक के हफ्ते कुछ पीछे जाने जी पड़ेंगे, और लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। पर ये गवर्नमेंट लोगों के लिए काम करना सोच ही नहीं रही है, वो उसको तो बस अपनी सत्ता की पड़ी है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी को अभी भी बंगाल इलेक्शन के रिजल्ट की पड़ी है, नहीं कि भारत में हर एक स्टेट में लोगों की हालत क्या है। जी एम्बुलेंस की इतनी इतनी लंबी लाइन है, मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है, जी और मैं अभी बात भी कर रही हूँ ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये जी देख के। कितने सारे लोगों को मैं जानती हूँ जी जिसने अपने फैमिली में से 2 लोग 3 लोग ऐसे गवाए हैं, पर जी पता नहीं ये भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं दिख रहा है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातों करने से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, उसके लिए सुविधा ही आपको उपलब्ध करनी पड़ेगी। साथ साथ में अभी लॉकडाउन जरूरी है, देश में, पूरे देश जी में जरूरी है। जी प्रधानमंत्री जी ने सत्य जी आके प्रगति जी 2020 मैं के आपकी मार्च और में फिर बोला से था कि आऊंगी। मुझे सत्यन 21 जी दिन क्या का कहना लॉकडाउन चाहोगे, यहाँ कीजिए। पर बात हो रही है लॉकडाउन की, यहाँ पर बात हो रही है कि कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे कोरोना को हराने के लिए। एक तो ये बहन इतने लेट क्यों आई ऐसी गहन चर्चा में, उसका उनको पहले सवाल पूछना चाहिए। शायद उनको इस चर्चा का सीरियसनेस नहीं था। ये तकलीफ है कि जब पहली बार चर्चा हुई, इतने जब ये अंत तक आया, तब ये आकर भारतीय जनता पार्टी के बारे में बुरा बोलना चालू कर दिया है। उन्होंने खुद ने और उनके लोगों ने क्या किया उसका उनको विवरण देना चाहिए था, क्योंकि पूरी जो चर्चा हुई है उनको उसका ख्याल ही नहीं था। पहली बात, मैंने उनकी पूरी बात सुनी है, मैंने कहीं पर भी एक भी बार उनको इंटरप्ट नहीं किया। इसलिए इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि मैं हमारा जो 4 लोगों का पैनल था उसमें जिस तरीके का डिस्कशन हो रहा था, वो बेन जी को वो डिस्कशन ही पता नहीं था। तो अनफॉर्चुनेट ये बात है कि इस तरीके से लेट आने के बाद कोई भी कारणवश किसी भी वो डिस्कशन किस लाइन पे चल रहा है उसकी चिंता करना, उसकी जगह पर राजनीति का जो अखाड़ा उन्होंने खोला है, उसके लिए मैं आपके सामने 3 सवालों का उनका जवाब देना चाहूंगा। शायद मेरे बहन को, कांग्रेस के इन प्रवक्ता को ये अंदाज नहीं है। वो बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के पहले के भारत में टाकनी भी नहीं होती थी, तो महाराणा और शिवाजी राव जो युद्ध लड़ते थे, जो तलवार इस्तेमाल करते थे, तो वो किस तरीके से होती थी बस आप नहीं लोग उनको ना पता सत्येंद्र होगा। भाई ऐसे मेरे को भावनात्मक बेन लोगों बेन ऐसे मैंने आप भावनात्मक जब रूप बोल से रहे थे लोगों तब को मैंने ऐसे आपको बस एक भी बार उछलते रहिए, एक आप। मिनट भी मैंने आपको रोका नहीं, मैंने टोका नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि डिबेट की मर्यादा टूटे। और डिबेट का जब जो आप जो अभी क्या मुख्य कर रहे आश्रय हो होता वो है, बताओ ना। मेहरबानी करके बहन, जो आपने मुद्दे उठाए उस पर मुझे जवाब देना चाहिए। ये आप मेहरबानी करके शांति से सुनिए, आपका समय आएगा, अगर आप में समय रहेगा तो आप अपनी बात रखिएगा।
HAL 1940 में बना, IIT रुड़की 1984 में बनी, IIT खड़गपुर 1954 में बना, इलाहाबाद 1965 में बना, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में बना। सत्येंद्र जी सर एक मिनट सर, आपके कहने पर नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, वो बेन भाई कांग्रेस और आप अगर एक तरीके से नहीं पूरी बात सुन ली। ये चर्चा नहीं है, इसलिए नहीं है कि बहन ने भाई आपने बहन ने भाई ये इस तरीके से डिबेट नहीं होगी। बहन ने जो वो चीज बोली कि 1947 के सामने इस देश में काकड़ी भी नहीं होती थी, तो बहन अपना इंफॉर्मेशन अपडेट करे, मेहरबानी करके ऐसी गोल गोल बातें ना करें, अच्छा नहीं दिखता। ये मीडिया में है, मैं आपको डेटा के साथ दे रहा हूँ। ब्रिटानिया 1892 में बना। आप मेहरबानी करके मेरे को सुनने दीजिए। जब कोई बोल रहा था मैंने एक भी बार उसका विरोध नहीं किया, मैंने कोई भी मुद्दा पॉलिटिकल भी नहीं उठाया। आप नहीं आप इतना समझिए कि उन्होंने जब ये बोलते, अरे कांग्रेस के प्रवक्ता को ये शर्म आनी चाहिए ये बोलते वक्त कि 1947 के पहले इस देश में कुछ नहीं था। आप क्या बात करते हो? आप किस बात की चर्चा कर रहे हो? आप किस बात की चर्चा कर रहे हो? मुझे इस बात का दुख है। आप एक तो लेट आते हो और आप आकर पूरी चीज को आप पॉलिटिकल पूरी चर्चा को इस तरीके से ले जाओगे तो आपको क्या लगता है कि हम बेन आप एक तो लेट आए, आपने मुद्दा आप बोलते हो 1947 के पहले इस देश में कुछ नहीं था। अरे बेन आपने वो फोर्स कांड किए, आपके लोग कलमाड़ी जैसे लोग आपको लेकर आए हैं। मेहरबानी करके आप कांग्रेस वाले इतना याद रखिए कि इस पूरे डिबेट को हमने शांति से सुना है। मैंने हर एक डिबेट को शांति से सुना। आप जब बोल रहे थे तब मैंने नहीं टोका है। बेन आप डेकोरम प्लीज संभालिए। आप जब बोल रहे थे तब मैंने एक वर्ड इसलिए नहीं बोला है क्योंकि आपका बोलने का अधिकार था। इस तरीके से बीच में बोलेंगे बेन तो नहीं मजा आएगा। और बेन मैं आपको जी चलो सत्येंद्र जी, चलो ये सारी बात छोड़ो। बात आगे ये है कि अब ये ऑक्सीजन की कमी है वो भी आपने स्वीकार लिया है और वो दिख ही रहा है। अब आगे क्या? कुछ तो मास्टर प्लान होगा, कुछ तो होगा कि अगर कोरोना कंट्रोल में नहीं आ रहा तो आगे क्या स्टेप लेंगे उसकी कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए, कुछ तो प्लान होगा। पूरी डिबेट को हम जिस तरीके से ले जा रहे थे, मैं कांग्रेस के दूसरे और आपके प्रवक्ता और जो हमारे विश्लेषक है उनकी पूरी बात शांति से सुनी। मैंने कहीं पर भी किसी भी एंगल पर पूरे उस विषय को पॉलिटिसाइज करने का प्रयत्न नहीं किया। तकलीफ ये हुई जब ये बहन आकर एकदम से भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहने लगे और उसमें भी उन्होंने 1947 पहले की जो चर्चा की उसका मैंने जवाब दिया। इसलिए जवाब देना पड़ा कि इस तरीके के भ्रामक चीज उठाना उनको शायद सिखाया जाता होगा या उनको कहीं दूसरा उनका डिफेंड करने के लिए उनका ये नहीं। उन्होंने कितनी जगह पर जाकर काम किया। बेन आप मेरे को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए ना। मैं आपको वापस से एक ही चीज बोलता हूँ। मेरी एंकर साहब से विनंती है कि उनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, इसलिए बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। जवाब दीजिए ना, आगे का प्लानिंग क्या है? मेरे को सिर्फ इतना आपको कहना है कि ये जो बहन है उनको बोलिए कि भाई मेरे को पूरा मेरा खत्म करने दीजिए, फिर वो बोलिए ना। ऐसा बीच में वो अपने आप को अनवांटेड डिफेंड करने का प्रयत्न कर रही है। उनको पता चल गया कि उन्होंने कहीं पर ये गलत बात छेड़ दी है जिसको मैंने मुद्दे सर आपको रखा। इतनी इंडस्ट्री जो आई थी हिंदुस्तान में, तो ये आपको मैं समझता हूँ बहन, मैं समझता हूं कि आपका ये पूरा विषय गलत गया है, इसलिए आप उसको डिफेंड करने का ट्राई कर रही है। बाकी कोई भी प्रवक्ता हम लोगों ने नहीं वो तो बहन वो तो लोगों को दिख रहा है, वो तो बहन लोगों को दिख रहा है, वो तो लोगों को दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कटिबद्ध है। अब आगे का प्लानिंग आप मेहरबानी करके ये आप हमने आपको बताया जैसे पीएम केयर फंड में आज से ये डिसाइड हुआ है, पीएम केयर फंड से जितने जिला है उन सब जगह पर ऑक्सीजन सेंटर्स बनाए जाएंगे। 1 तारीख के बाद जो भी 18 साल के ऊपर के लोग हैं वो वैक्सीनेशन बनाया जाएगा। मैं वैक्सीनेशन की राजनीति पर भी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि उस पर भी काफी बहस हो चुकी है। हमारी लोगों ने ये भी बोला था कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, ये देश की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, देश को हमको इसको साथ में लेकर चलना चाहिए था। उसमें भी ये बीजेपी की वैक्सीन का नाम लिया गया है। तो ये वैक्सीनेशन ड्राइव 18 साल के ऊपर जा रहा है। उसके सिवा भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं को ये इंस्ट्रक्शन है कि वो बूथ लेवल तक, अपने पेज लेवल तक, हमने इसमें भी कहीं राजनीति नहीं की। हमारे पेज में कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हो सकते हैं, हमारे बूथ में आपके कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, उनकी भी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की है। ऑक्सीजन के लिए जो एडिशनल प्लांट्स है उसकी मशीनरी इंपोर्ट की जा रही है। जो बेड है उस बेड में ऑक्सीजन के साथ बाईपैप का भी लगाया जा रहा है।
इस तरीके की अनेकों अनेक अथक कह सकते हैं ऐसे प्रयत्न ये सरकार कर रही है। और मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा जी कि जिस तरीके की महामारी है उससे ज्यादा जुनून के साथ, उस ज्यादा जोश के साथ हमारे कोरोना वॉरियर्स जुड़े हुए हैं और उनको हमको सपोर्ट करना चाहिए, उनको हमको हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि 12-12 घंटे पीपीई किट पहन के, डायपर पहन जी के डॉक्टर जब काम करते हो तब उनके 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 जो मॉरल को सपोर्ट करने के लिए हमें एकजुट होना चाहिए। उसकी जगह पर हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। ये मुझे इस बात से मुझे खेद था। पूरे डिबेट में मैंने काफी संयमता के साथ काफी मेरे पार्टी का रिप्रेजेंटेशन किया, किसी भी पार्टी को बुरे बोले बगैर। पर जिस तरीके का लास्ट मोमेंट पे ये आया, मेरे को एग्रेसिव होना पड़ा। और ये एग्रेसिव इसलिए होना पड़ा कि जब हम लोग काम कर रहे हैं, जब एक एक जी वॉरियर, एक एक व्यक्ति इस पूरी महामारी के सामने जूझम रहा है, सिर्फ टीवी पर आकर ये बोलना ये गलत हुआ वो गलत हुआ, ये मेरे को सहन नहीं हो रहा है। मेरे को आपकी सत्येंद्र विनती है भाई, कि हम ये लोगों पूरे ने जी डिबेट को, जी हमारे जी परिवारजनों में लेकिन से आप जहां पूरे तक डिबेट बात को, कर रहे हो गलत पूरे दिखाने डिबेट का को हमको भी शौक नहीं है। अच्छा है कि गलत कुछ हो ही ना तो फिर दिखाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। पेंडेमिक सिचुएशन है, नहीं, हमें ये विपक्ष का क्या रोल है वो तो मैं यहाँ पर बयान नहीं करूंगी, लेकिन पत्रकार के तौर पर हमारा काम है कि सत्य को सामने लाना, हमारा काम है सवाल पूछना, और हमारे सवाल तो तीखे ही रहेंगे, क्योंकि हम हाँ जरूरत पड़ने पर अगर कुछ सरकार ने अच्छा किया तो हम वो भी बताएंगे। डॉक्टर मीना जी, आखिरी सवाल से आपसे ही शुरुआत करती हूं मैं। आगे आप जब बात कर रहे थे सुझाव की, तो आप क्या सुझाव देना चाहती है सरकार को कि हम क्या कर सकते हैं आगे कि जिससे कोरोना की संक्रमण की चेन टूट जाए? बिल्कुल, मैं वेल प्लान्ड सारे अभी अभी मैं यही चाहूंगी कि अभी जो कोरोना को अगर हमें खत्म करना है तो सरकार की ओर से जो जो कमियां हैं, ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, मेडिसिन की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, ये जो है वो उसको त्वरित लेके उसको कमी को पूरा करना चाहिए। दूसरी जी बात ये है कि जो जो वैक्सीन है उसको मैक्सिमम लोगों को देना शुरू कर देना चाहिए फुल फ्लेज में। अभी 135 करोड़ का हमारे देश की जनता को में से सिर्फ आई थिंक 12-13 करोड़ लोगों को दिया गया है, मतलब 10% जी लोगों को दिया गया है। अब जी इसकी क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए और जी उसमें ये वैक्सीन देने में, जनता को वैक्सीन मैक्सिमम देने में, उस वैक्सीन लेने में, पॉजिटिव करने में और मेडिसिन देने में सहूलत बढ़ा देनी चाहिए। और विपक्ष को भी मैं यही कहूंगी, सरकार की कमियां जी हैं तो विपक्ष को भी बोलती हूँ कि अच्छे काम में हाथ बटाए, ना कि सिर्फ उंगली करने में ही इंटरेस्टेड रहे। जी अल्पेश जी, क्या कहना चाहोगे? अभी बात हो रही है कि आखिरी सुझाव की कि सरकार को क्या करना चाहिए। ये सिर्फ अगर हम बात करें तो गुजरात की नहीं, लेकिन दूसरे भी राज्य हैं जहां दूसरी पार्टी की भी सरकार है और केंद्र में तो भाजपा की सरकार है ही, लेकिन सबको एकजुट होकर क्या कुछ फैसला लेना चाहिए जिससे हम भारत देश को कोरोना मुक्त कर सके? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इंटर्न स्टूडेंट हैं जिनको कोरोना का काम करने के लिए आदेश किया गया है, उन जी इंटर्न स्टूडेंट को कोरोना के लिए जो भी मेहनताना मिलना चाहिए, जो सैलरी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। सबसे पहले जी तो सरकार उसके लिए परिपत्र करे और कटिबद्धता से उनको दे। वो जी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटलों को जो दी गई थी कि आप लोग ट्रीटमेंट करो, और सरकार का जो करोड़ों का बिल है वो अभी तक सरकार ने उन हॉस्पिटलों को पे नहीं किया है। तो तुरंत ही सरकार पहले वो पे करे, जिसकी वजह से वो लोग अच्छी ट्रीटमेंट के लिए आगे आए। ये दो काम पहले करने चाहिए। उसके बाद अभी मेरे दोस्त ने कहा कि भाई वैक्सीन मनमोहन सिंह जी ने दोनों डोज ले लिए थे और उनको फिर भी कोरोना हुआ, और ऐसे हमारे पास 700 ठीक और है, हम 38 वैक्सीन की नहीं ठीक नहीं, है, हम वैक्सीन मैं कितनी, उसके लिए कह रहा हूँ। क्योंकि ये होता है कि मैं अपनी वही, बॉडी पर भी जाता है। ठीक है, हम हाँ, उसमें नहीं पड़ेंगे। मैं वैक्सीन के लिए वही बता रहा हूँ मैडम। जी, वैक्सीन और लेने से मनमोहन सिंह ने ही कहा था कि कोरोना का वैक्सीनेशन बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, वैक्सीनेशन लेने से कोरोना का जो असर है वो जितना हो रहा है उतना नहीं होगा, उससे जी, कोरोना जल्दी नहीं रिकवरी होगा, होगा। ऐसी बात जी, नहीं है। जल्दी तो रिकवरी होगी। वैक्सीनेशन के लिए भी कोऑर्डिनेशन कर तंत्रों को किया जाए। विपक्ष ने ये नहीं कहा था ये बीजेपी की वैक्सीन है, विपक्ष ने ये कहा था कि बीजेपी जी, वाले जिस तरह से दरअसल वो उसको अखिलेश उत्सव यादव मना ने कर, कहा था। जी हाँ, कहा था, बीजेपी ने जिस तरह से,
जिस तरह से बीजेपी उसको उत्सव मना रहा है, जिस तरह से टेंट लगाकर वैक्सीन के लिए पॉलिटिसाइज कर रहा है, उसे बंद कर उसे डॉक्टरों के हिसाब से उसकी पूरी तरह से व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वैक्सीनेशन ज्यादा हो। उसके लिए अगर स्कूल के बच्चों को अभी दे रहे हैं तो उनको जी। कहो कि भाई आपकी पढ़ाई और एग्जाम स्कूल में तभी होगा, आपको पहले वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेकर आना होगा। किसी चीज के लिए हमें इंसिस्ट करना होगा तो ये भी एक व्यवस्था की जाए जिसे जल्द से जल्द लोग वैक्सीन ले। आपको ये भी बता दूं, उसके अलावा जी ऑक्सीजन, इंजेक्शन और बेड्स, उसके लिए वेबसाइट एक बनी हुई है, एक ऐप है, पर उसमें डिटेल्स हर रोज अपडेट नहीं हो रही है। तो मैं ये मानता हूं कि उसके जी लिए भी एक तंत्र का आयोजन किया जाए, एक डॉक्टर्स की टीम के लिए उनके साथ बातचीत की जाए और उसका एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर हमें उसमें काम करना चाहिए। मैं यही जी कहूंगा, घोड़े सवार ही घोड़े सवार कर सकता है, सरहद की रक्षा वाला ही सरहद की रक्षा कर सकता है, और उसी तरह जो जान बचाने वाला डॉक्टर है वही उसकी व्यवस्था कर सकता है। इस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा, जी उनको स्वतंत्रता देनी होगी, उनको जी छूट देनी होगी, उनके सुझाव को मानना होगा। तीसरी जी बात, सरकार ने जो आंकड़े छुपाकर रखे हैं उस आंकड़ों को सही तरीके से बताना होगा, जिससे आज भी शादियों में लोग छुप छुप कर भीड़ इकट्ठी होती है, आज भी कहीं भी फंक्शन में लोग, क्यों? क्योंकि उनको आज भी सही मैसेज पता नहीं है। इस देश में डर और सुझाव साथ में रखना होगा। मीनाक्षी जी ने कहा हमने प्रजा को थाली बजाना, ताली बजाना, दिए जलाना कहा, तो आज हमें जनता को सही मौत के आंकड़े, सही ट्रीटमेंट के आंकड़े, सही व्यवस्था के आंकड़े और हम कहाँ कमजोर हैं ये बताकर सरकार को ईमानदारी से कहना होगा, प्लीज घर में रहो, अब हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हमें संभलना होगा। ये डर नहीं है, ये बताना होगा, ये पक्ष को भी बताना होगा, ये विपक्ष को भी बताना होगा और ये मीडिया को भी बताना होगा। और जी लास्ट बात ये कहूंगा, विपक्ष जी को, मीडिया को, सभी लोगों को सरकार को विश्वास में लेकर, साथ में लेकर एक अच्छी कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाकर हम इस रोग से लड़ सकते हैं। ये जी कोरोना है और इससे लड़ने में हम नाकाम रहे हैं, ये जिम्मेदारी बड़ी ही प्रामाणिकता से हमें स्वीकारनी होगी, क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत और राज्य की सर्वोच्च अदालत ने हमारे कान पकड़कर हमें एहसास दिला दिया है जी कि हमारी गलती है, तो हमें ईमानदारी से उसको एक्सेप्ट करना होगा और लोगों को समझाना होगा। अगर हम ये नहीं समझा पाए तो मैं ये मानता हूं आने वाले दोस्तों, अभी किसी ने बात की, हमें पता नहीं था कि कोरोना का दूसरा स्टेज, मैं आपको बता दूं, आप जी कई ट्वीट मीडिया के, कई राजनेताओं के पुराने ट्वीट देखिए, उन्होंने बार बार कहा है कि ये मुड़कर आएगा और जब आएगा तो उससे भी बुरी हालत होगी, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। आज भी लोग कह रहे हैं कि दूसरा नहीं, ये तीसरे चरण में इससे भी बुरी हालत में आएगा, अभी भी संभल जाओ, पर हम उसमें भी सीरियस नहीं हुए। हमें जी ये पूरी बात को कबूलात करनी होगी जनता के सामने। जी जी सत्येंद्र जी, अब मैं आपकी और आना चाहूंगी। आपका क्या कहना है, जहां पर बात हो रही है वैक्सीनेशन की रफ्तार और ज्यादा हम तेज करें, यहाँ पर बात ये भी जनता है क्यों, कि कहीं ना जनता, कहीं आप मेरी बात सुनिए, जनता जी क्यों, जी समय का थोड़ा अभाव है। जनता बाहर क्यों अल्पेश जी, निकली? आपकी बात आप रख चुके जनता, हैं, मैं आपको समय का लास्ट थोड़ा बात अभाव करके है, खत्म समय करता का हूँ। थोड़ा अभाव है। जनता, नहीं, मैं आपको और बोलने का मौका नहीं दे बात सकती करके खत्म आपको। करता हूँ। जी, आप दो वाक्य मैं में लास्ट खत्म करो। बात करके जी खत्म कर रहा हूँ। जी जनता सीरियस तभी होगी जब नेता सीरियस होगा। नेता चुनाव में बाहर निकलना बंद कर दे, बड़ी बड़ी सभाएं बंद कर दे, भीड़ इकट्ठी करनी बंद कर दे, नाच गाने बंद कर दे, बढ़िया पार्टी बंद कर दे और अभी भी ओपनिंग फंक्शन रखना बंद कर दे। मौतों पे ओपनिंग फंक्शन और मिठाई नहीं खिलाई जाती। सीरियस होकर हम सुधर जाएंगे, जनता अपने आप सुधर जाएगी। इसीलिए हम अगली बार, हम चुनाव में नहीं सुधरे इसीलिए पब्लिक दीपावली में बाहर आई, हम चुनाव में मेला जी किया इसीलिए जनता ने शादियां जी की, इसी वजह जी से हुआ है। अगर हमें जी इससे लड़ना होगा तो हमें जी सुधरना होगा, जनता जी अपने आप सुधर जाएगी। ये मेरा जी लास्ट बात थी, जी ये जी रखकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जी
सत्येंद्र जी, यहाँ पर बात ये भी चल रही थी कि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसको बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी थी कि कहीं ना कहीं अगर लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे कि वैक्सीन की बात करें, तो काफी अगर अमान्यता आ गई है तो डॉक्टर की पैनल को सरकार को बिठाना चाहिए जो लोगों को गाइड करे कि आपको वैक्सीन लेने के बाद क्या चीजों का ध्यान रखना है, कौन से सिम्टम्स जैसे कि बुखार आना, ऐसा छोटी मोटी कुछ तकलीफें हो सकती है लेकिन उसको हमें नजरअंदाज करना है। वैक्सीन से कोई भी गैर फायदा नहीं है। और दूसरी चीज ये भी कि दूसरे जैसे कि रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो किसके लिए जरूर है, ये सारी चीजें अगर सही इंफॉर्मेशन सरकार की ओर से जनता तक पहुंचेगी तो काफी कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए वो भी बंद हो जाएगी। आपकी बात बहुत सही है कि वैक्सीनेशन के रिलेटेड और रेमडेसिविर इंजेक्शन के रिलेटेड जितना भी अवेयरनेस क्रिएट किया जाए उतना कम है, क्योंकि ये दोनों चीजें अभी पॉइंट ऑफ फोकस कह सकते हैं वैसी परिस्थिति में है। जी ये बात को मैं बहुत तहे दिल से मानता हूँ। अल्पेश भाई ने एक जी बहुत ही अच्छा सजेशन दिया कि जो ऐप है उसको जो जिस लेवल पर अपग्रेडेशन होना चाहिए जी उस लेवल पर शायद अपग्रेडेशन नहीं हुआ, तो जी वो भी एक पॉजिटिव सजेशन हमने लिया है। और जी आने वाले दिनों में मेरे से जितना हो पाएगा उतना रिप्रेजेंटेशन मैं इस ऐप के रिलेटेड सरकार में भी करूंगा। जी वैक्सीनेशन के बारे में दो चीजें मैं आपके माध्यम जी से जरूर बताना चाहूंगा कि ये जी वैक्सीनेशन लेने के बाद ये कतई ही नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा, बट उसका जो इम्पैक्ट है वो कम होने की संभावना है। इसमें जी ये एक तरीके का एक इम्यूनिटी बूस्टर है जो आपको इम्यूनिटी देता है पूरे जी चीज को कोरोना से लड़ने के लिए। तो जी ये शायद चांसेस है कि इसके बाद भी आपको कोरोना होगा, बट आपकी सुरक्षा काफी बड़े पैमाने पर एनहांस होगी इस वैक्सीनेशन के माध्यम से। जी रेमडेसिविर के बारे में भी जिस तरीके का एक जो वातावरण बना है, आपने जी देखा होगा कि सरकार के कई डॉक्टर प्रतिनिधि एम्स के हो या इंडियन मेडिकल काउंसिल के हो, एमसीआई के मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के डॉक्टर्स है, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके इस इंजेक्शन के बारे में भी सजागता फैलाने का जी प्रयत्न कर रहे हैं। जी आपके माध्यम से मैं और एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि इसको जी और ज्यादा इंटेंसिफाई करने का प्रयत्न हम लोग करेंगे, जिससे कि ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को जन जन तक, हर एक मानस तक हम लोग पहुंचा सकें। मैं जी आपके माध्यम से और एक चीज का निवेदन करना चाहूंगा जी कि जिस तरीके का वैक्सीनेशन ड्राइव अभी तक हुआ है, जैसे बेन ने कहा, तो मैं बेन को भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिस तरीके का वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको और ज्यादा इंटेंसिफाई हम लोग करने जा रहे हैं। एक जो हमने पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान एक जो चीज हमने ऑब्जर्व की वो ये है कि इस वैक्सीनेशन में जो रजिस्ट्रेशन है उसमें जी काफी टाइम लग रहा है। बट जब आप 18 साल के ऊपर के बच्चों को, लोगों को जब हम ये वैक्सीनेशन देंगे तब वो लोग अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करके आएंगे, जिसकी वजह से ये समय का कर्टेल होने के हम लोग पूरा पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। अभी जी क्या हो रहा है कि वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, सेल्फ रजिस्ट्रेशन करने के चक्कर में काफी सारा टाइम निकल जा रहा है। तो जहां पर जी 5 लोगों को वैक्सीनेशन दे सकते हैं वो टाइम में हम 2 या 3 लोगों को ही वैक्सीनेशन दे रहे हैं। जी तो इसका डाउन टाइम करने के लिए जो प्रयत्न है वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान आउट कर लिया है। और आने वाले दिनों में सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके व्यक्ति चला जाएगा, जिससे कि उसका वैक्सीनेशन सेंटर पर उसका टाइम ज्यादा नहीं जाए। उस तरीके का एक पूरा प्रोविजनिंग हमने किया हुआ है। तो जी इसके अलग अलग माध्यमों को लेकर अलग अलग सजेशंस को इम्प्लीमेंट करते हुए हम इस जी कोरोना की महामारी के सामने लड़ेंगे और जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। जी प्रगति जी, अब मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। आपको क्या कहना है कि आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए सरकार को? मैं तो पहले सरकार को बोलूंगी कि अभी का जो माहौल है, अभी जिस तरह से कोरोना एकदम से लोगों में बढ़ रहा है, इतने सारे जो 3-3.5 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो अभी पहले जैसे कि कांग्रेस शासित कई राज्यों ने अभी लॉकडाउन किया है, वीकेंड का लॉकडाउन किया है, या तो 15 डेज का लॉकडाउन किया है। भाजपा के कुछ राज्यों है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उसने भी आज लॉकडाउन किया है। तो ऐसा एक छोटा लॉकडाउन की भी जरूरत है, जो गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी समझ के एक लॉकडाउन दे दे, जिससे ये कोरोना की जो चेन है वो भी टूट जाए। और जो लोग अभी तज्ञ कुछ बोल रहे हैं कि अभी इससे भी अच्छी बुरी वेव आने वाली है कोरोना की, उसमें भी हम कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन से। और दूसरी बात है वैक्सीनेशन की, तो अभी 10% लोगों को जी भी पूरे भारत में वैक्सीनेशन नहीं दिया गया है। तो वैक्सीनेशन के लिए अगर लंबी लाइनें वापस से लगेगी तो कोरोना के लिए वो दूसरा खतरा बन जाएगा, देश के लिए खतरा बन जाएगा।
तो वैक्सीनेशन का एक दूसरा भी उपाय हो सकता है, जैसे कि कांग्रेस के समय में था कि पोलियो का टीपा घर घर पे जाके लोगों बच्चों को पिलाया जाता था। वैसे ही अगर कुछ तंत्र को बोल के सबको साथ में लेके अगर ये आयोजन किया जाता है कि घर घर जाके या तो सिटीज में सोसाइटीज में जाके वैक्सीनेशन किया जाए, तो उसका एक फायदा है। पर वैक्सीनेशन 100% तो सेफ नहीं है, ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद भी नहीं होता है। उससे शायद डेथ रेशियो कम हो जाता है, पर फिर भी वैक्सीनेशन का है तो देना चाहिए। पर मैं उसमें ये बात बोलना चाहूंगी कि जी गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि उसकी प्रजा को वो सेफ करे, ना ही कि अपने अपने आपने एक वैक्सीनेशन का लोगों के लिए काम किया है तो उसका उत्सव मनाइए और ये बताइए कि ये हमने किया, ये हमने किया। आपकी फर्ज बनती है और आप कर रहे हो। दूसरी बात है, जी ऑक्सीजन की कमी है, उसको लोगों को मिलनी चाहिए। सिर्फ और जी सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मरने जी नहीं चाहिए। गुजरात भारत के हर एक नागरिक के जिंदगी की कीमत होनी चाहिए, मैं ये मानती हूँ। इसके लिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये गवर्नमेंट फेल है। लोगों ने ट्रस्ट किया है। मैं सिर्फ गुजरात की बात करूँ तो 25 सालों से वो गुजरात में है। लोगों ने उसको चुना है, तो उसके उसके बाद में बदले में लोगों को कुछ देने का वक्त आया है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे राजनीति ना करके लोगों की बातों को समझ के लोगों के पास में खड़ा रहना चाहिए। हॉस्पिटल, आप अपनी भारत देश की कंपैरिजन हम जी रशिया से, चीन से, ऐसे बड़े बड़े देशों से कर रहे हैं कि उससे आगे हम जा रहे हैं, यूएसए से, राइट। तो अभी भारत में, चीन में 1 महीने के अंदर 50,000 बेड की व्यवस्था हो जाती है, तो भारत में क्यों नहीं? यहाँ पे जी रातों रात कमलम के बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस बन जाते हैं, तो 50,000 बेड की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? यहाँ पे 1 लाख प्रेक्षक समा सके इतना बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम बन जाता है, तो अहमदाबाद में 5,000 बेड की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? ऑक्सीजन के साथ में, वेंटिलेटर के साथ में। हम यहाँ से अपने इंजेक्शन दूसरे देशों में भेज रहे हैं, तो हमारे देश में लोगों को क्यों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है? बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट फेल है। हम करेंगे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, बातों से नहीं होगा। अभी लोगों की जान जा रही है, उसको थोड़ा सीरियस लेके जी लोगों के जी लिए सोचना पड़ेगा। अभी जी एकमात्र उपाय है, गुजरात में लॉकडाउन चाहिए। 15 डेज तो 15 डेज का लॉकडाउन चाहिए। 15 डेज में लोगों को जो हेल्प हो सकती है वो गवर्नमेंट को करनी चाहिए। जो राहत पैकेज देने पड़ेंगे वो देने चाहिए। खाने पीने की अव्यवस्था लोगों को ना हो। किसी दूसरे राज्य के लोग हैं तो उसको अपने घर तक जी पहुंचाने की बात है, या तो नहीं पहुंचा सकते हैं तो उसको यहाँ पे गवर्नमेंट क्या दे सकती है, वो सब आयोजन करके एक लॉकडाउन की जरूरत है जो कोरोना की चेन सिर्फ और सिर्फ वही तोड़ सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि ये गवर्नमेंट कुछ करेगी, क्योंकि यहाँ पे पीएम जी कुछ अलग बात करते हैं, डिप्यूटी सीएम कुछ अलग बात करते हैं, सीएम कुछ बात अलग करते हैं, भाजपा के अध्यक्ष कुछ अलग बात करते हैं, और जो यहाँ के हमारे ब्यूरोक्रेट है वो दूसरी बातें करते हैं। डॉक्टर्स को भी टीवी के सामने आके बोलना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट हमारी कामगिरी में दखल अंदाजी न करे। तो ऐसी परिस्थिति अभी गुजरात में जी अभी भी ये जी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जी राजनीति करने जाएगी तो वो उसका भोग तो लोग ही बनेंगे। जी उसको जी अपनी सत्ता जी को छोड़ के अभी लोगों के साथ में जाना चाहिए। जी कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता लोगों के बीच में गए हैं। जी मोस्टली कांग्रेस पार्टी के जी धारासभ्य कार्यकर्ताओं कोरोना इफेक्टेड हुए हैं, और आज हमारे 10 से ज्यादा एमएलए है जो कोरोना की जी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो जी ऐसे जी समय में लोगों के साथ में जाके जी विपक्ष जी हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, सामाजिक जी नेता हो, एनजीओ हो, सबको जी साथ में मिला के गवर्नमेंट को अभी इस महामारी से कैसे हम लोगों को उगारे, ये डिसीजन चाहिए, नहीं कि जी राजनीति करनी चाहिए। जी आगे डिसीजन लेना ही होगा, बिल्कुल सही कहा। जगदीश जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगा। ये मेरा आखिरी सवाल आपसे भी यही है कि अब आगे क्या करना होगा? जलपा जी, जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सतर्कता से आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं कहीं ना कहीं कहना चाहूंगा कि हमारे जैसे सत्येंद्र जी ने बताया कि हम सभी लोगों की चिंता कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि नितिन भाई पटेल को जो कोरोना हुआ है, तो मैं कामना करना चाहूंगा कि वो जल्दी स्वस्थ हो। और उनके साथ में अपने सीएम साहब थे और अमित शाह भी थे, तो उनको भी कहीं ना कहीं होम आइसोलेशन होना पड़ेगा, उनको भी रिपोर्टिंग कराना पड़ेगा, तो वो भी तैयारी कर ले। और कहने का मतलब, जब यहाँ पे सरकार सब लोगों की जरूरतों को पहुंचना पड़ेगा और उनको अस्पताल में कैसे जल्दी से जल्दी व्यवस्था मिले, वो
तैयारी करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं जहाँ पे हमारी जरूरत होगी तो उसके लिए हम भी तैयार हैं, जी और हम जी आपके लिए सहयोग करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। आप एक जी बार खाली वो कॉल कीजिए, हम लोग हाजिर हो जाएंगे। जी। आप सभी इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आपका शुक्रिया। हाँ, तो दंगल देश का आज का हमारा मुद्दा था कि आखिर कब तक जनता, आखिरकार कब तक परेशान हो। बात यह है कि सरकार की कामगिरी में कहां पर कमी रह गई। ये काम होता है दिखाना पत्रकार का, जो हम यहां पर दिखा रहे हैं। हम यहां पर ये दिखा रहे हैं लोगों को कि समझिए कि परिस्थिति कितनी गंभीर है, तो आपको कितनी तकेदारी रखनी होगी, आपको कितनी तरीके से सुरक्षित होना पड़ेगा। मैं फिर से आपको बोलना चाहती हूं कि आप मास्क पहने, आप 2 गज की दूरी का पालन करें, और अगर जरूरत नहीं है तो घर से बाहर भी आप मत निकलिए। आप समझिए कि परिस्थिति गंभीर है, और आंकड़ों पे तो आप बिल्कुल मत जाइए। यहां पर प्रश्न सिर्फ इतना ही है कि लोगों का क्या, और जनता कब तक परेशान होगी। क्यों जनता वोट देने के बाद भी, क्यों जनता अच्छी अच्छी बातें सुनने के बाद भी कि ये हो जाएगा, ये सुविधा है, उसके बाद भी जनता को एम्बुलेंस के लिए वेट करना पड़े, क्यों जनता को खड़ा रहना पड़े हॉस्पिटल की बाहर, क्यों जनता खड़ी रहे ऑक्सीजन के लिए, क्यों जनता इंजेक्शन के लिए लाइन में खड़ी रहे, क्यों जनता परेशान हो रही है। और अगर कोरोना महामारी 1 साल से हम देख रहे हैं, तो ये जो परिस्थिति का निर्माण होने वाला है, रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि कोरोना की इससे भी खतरनाक दूसरी लहर आ सकती है, तो क्यों कोई व्यवस्था नहीं की गई। और शमशान में जिस तरीके से लाइनें लग रही है, ये क्या दिखा रहा है, क्यों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। हम अगर वैक्सीनेशन चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इसकी रफ्तार हमें और भी ज्यादा बढ़ानी होगी। प्रश्न ये होता है कि क्यों हॉस्पिटल बनने के बाद भी राह देखी जाती है उद्घाटन की। क्यों हमें देखा गया कि ऑक्सीजन के सिलेंडर पर एक नेता ने अपने फोटो छपवाए, क्यों, क्या ये उचित था। अगर अस्पताल बनकर तैयार है तो क्यों मरीजों को उसमें एडमिट नहीं किया जा रहा। ये सारे जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न मैं आपको बता दूं कि कल ही के न्यूज की जो गुजराती चैनल है, वहां पर लोगों ने कहे थे। लोगों में जो जुड़े थे वो अपना रोष दिखा रहे थे। कुछ लोग तो भावुक भी हो गए, कुछ लोग, एक पुत्र भी नजर आया जिन्होंने अपने पिता को गंवाया था, वो भी बोले कि मैं 4 घंटे तक लाइन में खड़ा रहा। लोग बोल रहे हैं कि वो अस्पताल में बोलते हैं कि आप 108 में आओ तो ही आपको एडमिट करेंगे, और बाहर देखो तो रिक्शा में मरीज दम तोड़ देता है। कुछ लोगों ने तो यहां तक भी बताया कि हम जिस तरीके से परेशान हो रहे थे, हमने ये उम्मीद नहीं की थी। चुनाव के टाइम पे तो हमने देखा था कि कई लोग आते थे, पूछते थे हालचाल, वोट देने को कहते थे, लेकिन वो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे। जनता अब ढूंढ रही है वो सारे नेता को, वो सारी पार्टी को, कि जो लोग चुनाव के वक्त उनके घर तक गए थे। क्यों जनता परेशान हो रही है। आपको यह भी बता दें कि ज्यादातर लोग राजकोट से भी कल जुड़े थे, जिन्होंने अपनी समस्या बताई थी। अगर मुख्य प्रधान विजय रूपानी राजकोट से बिलोंग करते हैं तो राजकोट की यह परिस्थिति क्यों है। क्यों लोग सामने चलकर अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, क्यों लोग ये बात कर रहे हैं। लोगों को शौक तो नहीं है कि वो बात करे कि इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है, या किसी के पास ऐसा टाइम भी नहीं है कि बिना फालतू में वो कतार में खड़े हो जाए या यहां वहां जाए। जब तक काला बाजारी की बात है तो क्यों लोग ज्यादा पैसा देने को भी तैयार हो जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो चीज की कमी है, और कहीं ना कहीं कुछ संग्रहखोर उसे इकट्ठी कर रहे हैं। सरकार कहां है, जिम्मेदारी किसकी है, सत्ता में कौन बैठा है, जनता ने मत दिया और सत्ता पर कौन बैठा है, जिम्मेदारी किसकी है। कुछ नेता सामने आए हैं, मदद की है, वो अच्छी बात है, लेकिन दूसरे नेता जो गुम है वो कहां है।
क्या जनता दोबारा भरोसा कर पाएगी? ये टाइम राजनीति का नहीं है, सबको एकजुट तो होना ही पड़ेगा, लेकिन प्रश्न यही उठता है कि आखिर कब तक, क्यों जनता परेशान है? कब तक हम इसी उलझन में रहे कि लॉकडाउन लगाए या ना लगाए, या फिर हम राह देखें कि सिचुएशन और खराब हो जाए और उसके बाद हम लॉकडाउन लगाए, या उसके बाद कुछ कड़े नियम ले। अब हाईकोर्ट ने भी चुनाव आयोग को फटकारा है, बोला है कि चुनावी रैली के टाइम पे क्या आप दूसरे घर पर गए थे? चलो चुनाव आयोग की बात तो छोड़ो, लेकिन राज्य सरकार क्या कर रही थी? जिम्मेदारी किसकी थी? अगर वो पहल करते, वो कुछ कड़े नियम बनाते, स्टेट गवर्नमेंट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके पास भी कुछ पावर है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? और अभी भी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से 900 बेड की अस्पताल बनी, सब लोग खुश थे। हमने बताया भी कि किस तरीके की अस्पताल का निर्माण किया गया है, कितना अच्छा काम किया गया है, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में उद्घाटन के बाद यह देखा गया कि एक मरीज ने गेट के बाहर ही दम छोड़ दिया। बहुत ही खराब सिचुएशन है। सरकार को अब समझना ही होगा और ज्यादा अच्छी सुविधा कैसे उपलब्ध कराई जाए, ऑक्सीजन की कमी को कैसे सुधारा जाए, ये सभी चीज सरकार को अब सोचनी होगी। तो दंगल देश का में अभी मुद्दे में बस इतना ही। मैं जनता से फिर से अपील करना चाहती हूँ कि आप कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए और आपका ध्यान आपको खुद रखना है। तो अभी बस इतना ही। नमस्कार।